Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. One more minute. Thirty more seconds. Alright friends, so now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? नितिन, राकेश, शशि, राघव, अमन, शिशु सिंह, विपुल, मनोज, राहुल, वीके, शिबिन, अभय, अजय, सहदेव एंड अदर्स. द आंसर इज यस. 2% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो आप अपने ब्राउज़र में गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करिए, उसमें कोई एड ऑन है उसको डिसेबल कर दो. कंट्रोल-R या कंट्रोल-Shift-R प्रेस करो, फिर भी नहीं चलता तो इनकॉग्निटो मोड में लॉग इन करो एंड इट शुड हेल्प. तो आज यूपीएससी ने सबसे पहले तो अपने ऑफिशियल एग्जामिनेशन कैलेंडर लॉन्च कर दिया है फॉर द ईयर 2021, जिसके अंदर CDS एग्ज़ाम फरवरी में, अपनी IAS IPS वाली प्रीलिम एग्ज़ाम जून में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम जुलाई में, CAPF मतलब वो BSF CRPF वगैरह के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट उनकी परीक्षा अगस्त में. ये सब टाइम टेबल आ गया है. जहाँ तक अपनी सिविल सर्विस की बात है तो फरवरी मार्च में उसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको आप भरेंगे. फिर जून 27 रविवार को प्रीलिम एग्ज़ाम है. यूजुअली ये पाया जाता है कि प्रीलिम एग्ज़ाम होने के 30-40 दिनों के भीतर प्रीलिम का रिजल्ट आ जाता है. और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम इस बार है 17 सितंबर 2021. तो यानी अगर प्रीलिम और मेंस के बीच टाइम देखा जाए तो एक ज़माने में तो 100+ डे रहते थे. 2021 में देखे तो हार्डली 82 डेज रहते हैं. और उसमें भी प्रीलिम ख़त्म होती है तो 1-2 हफ्ते तक तो पब्लिक बस आंसर की के अंदर टाइम पास करती है. और उसके बाद भी मूड बने नहीं बने करते करते आप जाएंगे तो आप समझ सकते हैं इसको ख़त्म करना मुश्किल है. यानी कि क्या करना चाहिए इसके लिए? बहुत टाइम कम बचा है तो क्या धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं. इसकी कोई 3 घंटे की स्ट्रैटेजी वीडियो देखेंगे? नहीं. कहाँ से क्या पढ़ना है आप सब जानते हैं, तो एडवांस में आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए. अब अपना ये जो लेक्चर सीरीज़ है उसका ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं कि 2019 प्रीलिम से पहले जिन लोगों ने अनअकैडमी में मेरे इकोनॉमी कोर्स में एडमिशन लिया था और फिर हमने उस टाइम का बजट इकोनॉमिक सर्वे वो सब पढ़ा था, उसके बाद बहुत सारे और नए अपडेट्स आए आफ्टर द प्रीलिम 2019. जैसे कि 2019 जुलाई में आफ्टर द जनरल इलेक्शन नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है. फिर 2020 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट,
कोरोना क्राइसिस, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ऐसा करते करते बहुत सारे प्रोग्राम होते रहे। 2020 में भी हम लोग पहुंच गए और वहां पर प्रीलिम एग्जाम अक्टूबर तक पोस्टपोन हो गई एंड सो ऑन। तो ओरिजिनली आपके पास आपने पूरा कोर्स पढ़ा था, उसके हैंड आउट है। उसके बाद नए ये जितने अपडेट आ रहे हैं उसको यहाँ पर मैं फ्री में कवर कर रहा हूँ। ये सारे हैंड आउट और ये मटेरियल है किधर? इसे मैं कहता हूँ Win20 CSP सीरीज। वो क्यों ऐसा? जैसे Win10 होता है तो उसका अपडेट पैक होता है, तो ये हम लोग प्रीलिम 2020 और मेंस 2020 के लिए अपडेट ले रहे हैं। सो दैट इज द कोड आई हैव यूज्ड। और आप mrunal.org/डाउनलोड में जाओ, वहाँ से आपको डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। तो ये सारे हैंड आउट इंक्लूडिंग आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, उसका भी हैंड आउट मिल जाएगा। ये कुल मिला तक ये जो 4 हैंड आउट अब तक हुए, ऑलमोस्ट 90 पेजेस तक का मटेरियल नया बन चुका है। यानी 2019 प्रीलिम से पहले जितना जितना इकोनॉमी पढ़ा था उसके अंदर और 90 पेजेस जितना माल, बिकॉज ऑफ द न्यू बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट एंड कंटेम्पररी इश्यूज, ये बढ़ता रहा है। ये सारे लेक्चर के वीडियो किधर है? आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ unacademy.com/@mrunal.org और वहाँ पर कोर्सेज पे क्लिक करो। वहाँ पर आप क्लिक करो स्पेशल क्लासेस, तो आपको जितने ये क्लास हुए हैं इस सीरीज में मिल जाएंगे। ये जो अनअकैडमी का स्पेशल क्लास होता है बेसिकली वो उसका मतलब क्या है? फ्री क्लास। तो उसमें मैं जो पढ़ाता हूँ 2 चीज़ मैंने करी। एक तो Win20 CSP करके ये जो पुरानी बैच वाले जितने लोग थे उनको इकोनॉमी के नए अपडेट्स दिए। ऐसा करते करते पिलर 2 बजट ब्लैक मनी खत्म हुआ था। पिलर 2 वहाँ पर इकोनॉमिक स्टिम्युलस पैकेज में हमने आत्मनिर्भर भारत खत्म किया था। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए ये सीरीज को रोक दिया था क्योंकि अपनी प्रीलिम देर से है, तो बीच में पढ़ेंगे तो फिर नए अपडेट आते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसको करना है। हाँ, तो इन बिटवीन फिर मैंने कुछ और कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे कि स्ट्रेटेजी फॉर 2021, तो वो देख लेना। फिर मेंस आंसर राइटिंग फॉर पेपर 1, पेपर 3, वो सब चलता रहा, वो आप देख लेना। और फिर हम लोग अब वापस रिज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पहुँचे, दैट इज Win20 CSP इकोनॉमी पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। सो दैट इज द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, और वहाँ पर ये पूरी कोर्स अगर आपको फुल लेंथ में ज्वाइन करना है तो mrunal.org कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या तो हम लोगों ने ये इकोनॉमी के अपडेट्स में पिलर 1 दैट इज मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वो खत्म किया था। उसके बाद भी नए कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ईरान ने एक अपनी नई करेंसी लॉन्च करी जिसका नाम है टोमन। फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी अभी नई मॉनेटरी पॉलिसी आई है। तो ये सब का क्या, हमने Win20 CSP सीरीज के फर्स्ट राउंड में तो ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, उसके बाद आत्मनिर्भर भी पढ़ा था। फिर ये वापस कुछ नया नया हो रहा है, उसको भी देखेंगे। बट वो सेकंड राउंड जब वापस से मैं ये पूरे 6 पिलर खत्म हो जाएंगे फिर वापस इधर आएंगे, फिर क्या नया हुआ, एंड लाइक दैट विल सी। तो अभी हम इसको ये सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जो सब हुआ ईरान का टोमन किधर गया, मॉनेटरी पॉलिसी किधर गई, वो पढ़ेंगे। बट सीक्वेंस में अभी हम लोग हैं थर्ड पिलर पे, तो वो खत्म करते हैं, फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर वो सब खत्म होगा, फिर वापस आएंगे। तो आज का अपना ऑब्जेक्टिव है थर्ड पिलर दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ से 2019 में कुछ आया कि नहीं? 2019 में ये वाले सब्जेक्ट या टॉपिक में से प्रीलिम में आपको 7 सवाल मिलते हैं, और वो 7 सवाल कौन कौन से थे वो आपको हैंडआउट के अंदर दिए हैं, आराम से देख लेना। मेंस में कुछ आया कि नहीं? इस बार मेंस के अंदर सीधा सीधा कोई प्रश्न पेपर 1, 2, 3 में हमको ये इंटरनेशनल ट्रेड का दिखता नहीं। ऑफकोर्स इनडायरेक्टली यहाँ वहाँ कोट कर सकते हैं, प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी वॉर एंड अदर थिंग्स, बट स्पेसिफिक क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिलता। खैर, तो हमने जो पढ़ना है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। उसमें नए अपडेट्स क्या आए आफ्टर प्रीलिम 2019। नए अपडेट्स के अंदर आप जानते हैं ये कोरोना आया तब से हर एक चीज में कोरोना 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 के माइक्रोस्कोप और दूरबीन से ही लोग देखते रहते हैं कि कोरोना के बाद रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट क्या हुआ, फॉरेक्स रिजर्व कितना कम ज्यादा हुआ, टैक्स कलेक्शन कितना ज्यादा कम हुआ, फिजिकल डेफिसिट बढ़ी की कम हुई, सेंसेक्स कितना अप डाउन गया, जीडीपी पर क्या असर हुई, इन्फ्लेशन पर क्या असर हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, एंड सो ऑन। तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल स्टडीज ये सब गई बाढ़ में। मेन चीज़ है कि इकोनॉमी के अंदर कोरोना इम्पैक्ट क्या हुई, फिर राफेल जेट आया वो क्या है, एजुकेशन पॉलिसी ये क्या है। पूरा दिन उसके 25 घंटे के वीडियो ये सिर्फ 3 चीज़ों के ही मुझे देखने हैं, बाकी सब तैयारी मुझे नहीं करनी। भाई ये अप्रोच से मत चलो।
जहाँ तक इकोनॉमी और उस पर कोरोना की असर है, तो मैक्सिमम कितना एमसीक्यू बन सकता है, एक या शायद दो। बाकी तो जितनी थियरी और ट्रेडिशनल चीज पूछने वाले हैं वो पूछने ही वाले हैं। और जहाँ तक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोरोना ऑन ऑल दिस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसमें हमने खुद से बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 मतलब जो लास्ट ईयर आया था, मतलब 31 जनवरी 2020 को आया था, वहां पर उसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सब बात करी होगी। उसी लॉजिक पर जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा 2021 वाला, उसमें वो ये वाले साल में क्या हुआ है उसकी सब बात करेगा, तो वो पूरा एनालिसिस हमको दे देगा और वही ऑफिशियल लाइन पकड़ के हमने चलनी है। तो अलग से हर महीने क्या अप डाउन हो रहा है उसमें टाइम आप वेस्ट ना करें, ये पहली बात। जहाँ तक बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात है, थियरी हम लोग पढ़ चुके थे, बट जस्ट टू रिफ्रेश द थिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन क्या है। इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बराबर, हर देश की सेंट्रल बैंक बनाती है आईएमएफ के बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल नंबर 6 के हिसाब से, जहाँ पर हर एक चीज को डॉलर करेंसी में एक्सप्रेस करेंगे। एंड इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो भारत से पैसा बाहर जाएगा तो हम माइनस में लिखेंगे, भारत में पैसा आएगा तो हम प्लस में लिखेंगे, तो सामने अमेरिका में जो पैसा जा रहा है वो भी माइनस प्लस में उस प्रकार से लिखते जाएंगे। तो क्रेडिट डेबिट करके हर एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमने पढ़ा था थियरी में, वो टेक्स्ट बुक मेथड थी। रियल लाइफ में जब आरबीआई उसको क्लासिफाई करता है तो वो मेथड थोड़ी अलग है। आरबीआई की एक्चुअल मेथड में वो एक तरफ लिखेगा करंट अकाउंट यानी चालू खाता, उसके अंदर आता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर प्राइमरी इनकम प्राथमिक आय के अंदर वेजिस वेतन डिविडेंड लाभांश इंटरेस्ट ब्याज का जो पैसा आ रहा है जा रहा है, फिर होता है सेकेंडरी इनकम गौण आमदनी, तो उसमें रेमिटेंस गिफ्ट डोनेशन का पैसा जो आ रहा है और बाहर जा रहा है। सो दैट इज वन पार्ट करंट अकाउंट। सामने दूसरे पार्ट में वो लिखते हैं कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, जिसके अंदर एक तो आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब कोई एक कंपनी में विदेशी एंटिटी मोर देन 10% शेयर होल्डिंग करे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, मतलब वो ऐसे लोग जो कोई एक कंपनी में विदेशी पार्टी अप टू 10% इन्वेस्टमेंट करे। फिर लोन्स एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फिर नॉन रेसिडेंट मतलब जो भारत में नहीं रहते ऐसे लोग भारत की बैंक में, भारत की इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन स्कीम, ये सब में इन्वेस्ट करे, तो वो सारा पैसा हम गिनते हैं कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में। एंड लास्टली आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो कलेक्टिवली दीज आर द पार्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट एंड दीज आर द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। लेकिन हमने जो पढ़ा और अभी पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग टेक्स्ट बुक वाली मेथड को देखेंगे, ये वाली चीज इतनी हमारे लिए उपयोगी नहीं। वैसे तो वो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सब देख लिया था, इसमें नई चीजें क्या आई हैं सिंस लास्ट प्रीलिम 2019। उसके बाद 2019 का इकोनॉमिक सर्वे आया, 2020 का इकोनॉमिक सर्वे आया। दोनों ही जगह पर उन्होंने कुछ नए कंसेप्ट की बात करी। एक है नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी एनटीटी, और दूसरा है ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी जीटीटी। बहुत आसान है। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स, भारत में से हमने कितना एक्सपोर्ट किया और उसकी वैल्यू। तो सपोज हमने 800 किलोग्राम एक्सपोर्ट किया हो बट उसकी वैल्यू हो 300 करोड़ डॉलर, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, 300 करोड़ डॉलर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, आयात जितना किया है उसकी भी वैल्यू। तो अगर हमने इंपोर्ट किया हो गोल्ड और भले 100 किलो बट वैल्यू उसकी मान लो 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ लिखेंगे और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो हमको जवाब मिलता है कितना, ये 3 5 चले गए और फिर इधर 20 टाइम्स 3 कितना 60। तो ये जवाब आया वो क्या है, 100 से कम है। जब भी जवाब 100 से कम आए नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड का, तो वो दिखाता है कि कीमत के हिसाब से हम लोग आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। सो दैट इज नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसके सामने एक दूसरा और कंसेप्ट है जिसका नाम है ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका हिंदी क्या है, कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम के लिए हमने याद करना है। मेंस में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इतनी बेसिक थियरी वो लोग मेंस में नहीं पूछते। हाँ, तो ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या आएगा, उसमें हम लोग वैल्यू नहीं वजन की बात करेंगे, यानी वॉल्यूम या क्वांटिटी के हिसाब से व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो इंपोर्ट हम लोग करें मान लो गोल्ड और उसकी 100 किलो हमने इंपोर्ट किया, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। सपोज हम सिर्फ राइस एक्सपोर्ट करते हैं और उसका वेट हो 800 किलोग्राम, तो लिखो डिवाइडेड बाय 800 किलोग्राम टाइम 100,
तो क्या होगा, डबल जीरो कैंसल और 100, तो 125 टाइम 8 1000 होता है, तो 100 हो गए तो 12.5। तो ये भी जवाब क्या है, 100 से कम है। ये क्या दर्शाता है, वजन के हिसाब से हम लोग निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। देखो फॉर्मूला में अंतर है, नेट वाले में एक्सपोर्ट ऊपर इंपोर्ट नीचे और वैल्यू की बात हो रही है, जबकि ग्रॉस वाले में इंपोर्ट ऊपर एक्सपोर्ट नीचे और वॉल्यूम या क्वांटिटी की बात हो रही है। फिर ये इकोनॉमिक सर्वे 2020 में ग्राफ में ये चीज को दिखाई, ये जो रेड लाइन है वो दिखा रही है हमको 100 का आंकड़ा, और नीचे जो आप देखिए डैश 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 करके दो लाइन जा रही है, ब्लू कलर वाला डैश है ग्रॉस यानी वेट के हिसाब से, और थोड़ा डार्क ब्लू कलर का डैश डॉट 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 जा रहा है वो है नेट यानी वैल्यू के हिसाब से। और यहाँ पर आप पाएंगे दोनों ही 100 की लाइन से नीचे हैं, और वो क्या दिखाता है हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। इसके अलावा एक ऊपर भी लाइन जा रही है ब्लू कलर की, जो लाइन जा रही है ये क्या चीज है, उसको बोलते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब क्या चीज है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाई विथ क्वांटम इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स यानी QIE। अब यहां पर आप देखिए ये वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो वो तो क्या हुआ, एनटीटी नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। और ये क्वांटम ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट ये क्या चीज है, कुछ काम की नहीं। क्या ये फॉर्मूला काम का है, ये भी कुछ काम का नहीं, क्योंकि वैसे तो ये इकोनॉमिक सर्वे के फुटनोट में और तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखना शुरू करें, एक हद होती है दोस्तों, वहां तक हमने सिलेबस की मर्यादा को समझ के तैयार करना होता है, उसके बाहर भी जाके इधर उधर कर तो सकते हैं, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कुछ पूछ भी सकते हैं यूपीएससी वाले, बट उसका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो बहुत बेकार है। बेटर कि उतनी मजूरी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं पे डालो तो समांतर में और अच्छे मार्क आ सकते हैं। तो प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले इसका भी कुछ एमसीक्यू बना के आपको देंगे, तो उसमें हमको पसीने छूटने नहीं चाहिए। कर सकते हो तो करो, अदरवाइज उसको स्किप कर देना है। एक क्वेश्चन ट्राई करो, इफ द नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर यूएसए इज 106 फॉर द ईयर 2019-20, इट मीन्स व्हाट। अगर एनटीटी 106 है तो उसका मतलब क्या हुआ। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यूएसए इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यूएसए इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, करके मतलब इधर उधर का डाल के 4 ऑप्शन करे मैंने, और आपका टाइमर शुरू होता है। जूलॉजी लवर अमित, सोमेन, साक्षी, अभिषेक, अंशु, बरखा, कपिल, आदित्य, भरत, राहुल, अखिला, पवन, अदिति, मानसी, संदीप, यश, आयुष, शुभम, आयुष, नंदिनी, सोनू, अनूप, खुशी, राहुल, सुषमा, सुष्मिता, सुमन, तारिफ खान, सुधीर, शिवानी, संजय, पीयूष, रूपेश, शिवानी, पल्लव, दर्शन, गरिमा, शालिनी, कुंतल, रोहित, रवि, अन्नपूर्णा, वीरेंद्र, सचिन, ब्रोस्मैश, नवीन, नितिन, बालाजी, रवि, अखिल, प्रत्युषा, भरत, ये सब लोग। फिर अमित अग्रवाल, भरत, देवेंद्र, रजत, प्रशांत, संजना, आदित्यमान, अमित, वैभव, अंकित एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। हाँ तो क्या है, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी एनटीटी, और वो क्या है 106, मतलब 100 से ये कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो वापस वो ग्राफ याद करो, रेड कलर की लाइन, और अपना भारत देश क्या था, 100 के नीचे था, और वहां पर एनटीटी मतलब वैल्यू के हिसाब से वो हमको क्या दिखाता था कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो अगर कोई ऐसा देश है जिसके ग्राफ में नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड मान लीजिए 100 से ऊपर चलता हो, तो वो क्या बताता है, वो लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते होंगे और इंपोर्ट कम करते होंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हाँ तो बस वही ऑप्शन में करना, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यूएसए एक्सपोर्ट्स मोर देन इट इंपोर्ट्स। ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ तो इसको याद कैसे रखना है, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो नेट में क्या आएगा, एन
एन से क्या होता है नोट, नोट मतलब क्या कैश या रोकड़ा, तो रोकड़ा क्या होता है वैल्यू। ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछे तो ग्रॉस में क्या आता है जी, जी में है ग्राम, और ग्राम मतलब क्या है वजन, तो वजन यानी वेट, तो ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड वेट के हिसाब से चलता है। बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसको अभी देखा, एक दो बार और रिवाइज करो, और फिर प्रीलिम का एक वीक बाकी हो उस बार एक बार वापस देख लो, दैट इज ऑल। मींस के लिए तो ये काम का है नहीं। उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे 2020 के अंदर सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा दिया था कि कौन सी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से देशों के साथ हमको हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस है, वो सब दिया है पेज 67 ऑफ योर अपडेट हैंडआउट, देख लेना थोड़ा थोड़ा। बट ज़्यादातर वो जनरल नॉलेज टाइप की चीज़ है, और वो नॉन आईएएस एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, आईएएस प्रीलिम में थोड़ा कम ही आता है। और अगर आईएएस प्रीलिम में पूछते हैं तो वो ये टॉप 5 वाले नहीं पूछते, क्योंकि वो उनको पता है इतना तो सब करके आएंगे, उसके बाहर वाला जो सीधा सीधा डायरेक्टली ना दिया हो ऐसा कुछ पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीलिम 2019 के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से 2 प्रश्न आए, वो कौन से हम लोग देखते हैं। प्रीलिम 2019 में एक प्रश्न, अमॉन्ग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों में इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज मूल्य के हिसाब से हमने आयात करी है। स्पाइसिस मतलब मसाले, फ्रेश फ्रूट ताजा फल, पल्सिस मतलब दाल, वेजिटेबल ऑयल्स मतलब वो वनस्पति तेल या डालडा जो आप जिसे बोलते हैं। और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपका टाइमर शुरू होता है अब। संघमित्रा, अभिषेक, वासु, शिक्षा, मयंक, आसफिया, भार्गव, तुषार, सुबोध, शिवानी, रजत, निर्मल, शिवम, विनायक, आयुष, नरेंद्र, लेवी, मयूरेश, सुधीर, शैलेश, राजू, जयवर्धन, यश, पल्लव, कपिल, सौरभ, विशिखा, अरुण, जो बिडेन, हिमतेजा, विपिन, हेमा, कृष्णा, हर्षवर्धन, अंकित, प्रिंस, मुकुल, रवि, गरिमा, अश्विन, ये सब लोग, फिर भार्गव, अमित, रजत, अंकित, निष्कर्ष, हर्षवर्धन, जो, विशाखा, नरेंद्र, दीपेंद्र, 2 आउट ऑफ 2 करेक्ट। वैसे आप में से जिन लोगों ने 2019 या 20 के अंदर इकोनॉमी पढ़ी है मुझसे, तो वहां पर तो हमने स्लाइड में ये प्रश्न सॉल्व करे थे। ये जो अपडेट किन के लिए, कि जो बहुत पहले इस कोर्स को खत्म करके गए थे और फिर जो जो नए अपडेट आए, तो प्रीलिम 2019 के पहले वाले विद्यार्थी, तो उन्होंने शायद ये वाली चीज सॉल्व नहीं करी होगी, क्योंकि ये तो सीधा एग्जाम में पूछा गया। खैर यहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न है तो क्या करना चाहिए, हर एक चीज का क्या एग्रीकल्चर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा रट के जाए, नॉट पॉसिबल। हम ये कर सकते हैं कि इसमें कुछ लॉजिक लगाए कि हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मूल्य के हिसाब से सबसे ज्यादा आयात क्या करते होंगे। मसाले बात जम नहीं रही है, क्योंकि यूरोपियन लोग भारत के अंदर आए तो वो किसके लिए, हमारे स्पाइसिस को खरीदने के लिए, तो हम उनसे खरीद के इंपोर्ट करते होंगे, वो बात जमती नहीं, रादर हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे। दूसरा है फ्रेश फ्रूट्स, भारत के अंदर ही फ्रेश फ्रूट बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और भारत की पब्लिक को इतनी भी ज़्यादा पैसे वाली नहीं है कि हम लोग मेडिटेरियन कंट्री से ऑलिव ऑयल और वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में मंगाते रहे, तो ये हाईएस्ट इंपोर्ट होगा, ये भी बात जमती नहीं। सो आंसर कुड बी आइदर सी और डी। तो हम लोग अब हैं 50-50 स्टेज पर। 50-50 स्टेज में हमने क्या करना चाहिए, सिक्का उछालना चाहिए। सपोज आपके पास ऐसे 10 प्रश्न बने कि हर जगह पर आपने 4 में से हटाकर आपके पास अब 2 ऑप्शन ही है, तो आप क्या करेंगे, 2 में से जो एक ठीक लगे उसको टिक कर दो आंख बंद करके या सिक्का उछाल के, क्योंकि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ऐसा कहती है कि देर इज 50% चांस कि आपका जवाब सही निकलेगा, मान लो ए या बी में से जो है, तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे।
देयर इज 50% चांस कि आपका जवाब गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कटेंगे, बट कितने, -0.66। तो अगर आप ऐसा 10 प्रश्नों के लिए कर रहे हैं एंड देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो अल्टीमेटली आपको ये प्लस माइनस करते हुए अल्टीमेटली आपको गेन हो सकता है शायद 4 मार्क्स का। तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कुछ टिक कर देना चाहिए। खैर, सही जवाब क्या है? सही जवाब, अगर ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और उसकी 2019 में एक बार अपडेट आई थी कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें हमको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा, देखिए, करीब 5,000 करोड़ का वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल इंपोर्ट किया। दूसरे नंबर पर पल्स यानी दाल, तीसरे नंबर पर फ्रूट वेजिटेबल, और स्पाइसेस मतलब ये मसाले तो बहुत कम इधर ग्राफ में दिख भी नहीं रहा है। तो यानी जवाब क्या है? वेजिटेबल ऑयल। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में से एक प्रश्न आया तो हमने डेली उठ के उसकी समरी देखनी चाहिए 1-1 घंटे तक। भाई उतना भी कोई बड़ा ट्रेंड नहीं कि हर साल हर चीज इसमें से निकल के ही आए। तो एक हद से ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। वो 50-50 करके भी जाओ तो 2 प्रश्न सही होंगे, 2 गलत होंगे, तो नेट गेन होने ही वाला है। और कट ऑफ कितना था इस बार? 98 आउट ऑफ 200। तो बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट करने का कोई मतलब नहीं। इसका एक और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11-12 देखें तो वहाँ पर एक जगह उन्होंने ग्राफ देखे, पेज 127 आई थिंक, क्लास 11 एनसीईआरटी या 12 में, वहाँ पर उन्होंने एक टेबल दिया है कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने ज़्यादा इंपोर्ट करी। तो उसे भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं हमको जवाब सेट होता है वेजिटेबल ऑयल। ये भाई मुदित गुप्ता ने एक वीडियो बनाया था अपनी मृणाल पटेल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर उसने ये सब चीज़ की बात करी थी कि सभी एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, 11-12 वाली थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले पढ़िए। क्योंकि आप उससे जब नीचे नीचे उतरते जाएंगे 10, 9, 8, 6, 7, 6, तो उसमें बहुत सारी चीज़ वापस रिपीट ही होंगी। तो 6 से लेके ऊपर में जाऊँ उससे बेटर है कि 12 से लेके नीचे जाओ। और दूसरा कि जब भी एक्सेसिव फोकस के नाम पर आप क्लास 6 से लेंगे सभी एनसीईआरटी के मैं चैप्टर वाइज और क्लास वाइज टेस्ट सीरीज करूंगा, तो वो भी एक वेस्टफुल एक्सरसाइज है 11-12, और वो बड़ी वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो भी देखा नहीं तो देख लेना, उसने सब बात करी थी। एक और प्रश्न, क्या ये वेजिटेबल ऑयल, द आंसर इज करेक्ट। एक और ऐसा प्रश्न पूछा गया यही प्रीलिम 2019 में, अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 years। पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा निर्यात किसने किया है चावल का? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी वियतनाम, या आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसका जल्दी से जवाब देख लेते हैं। इसमें आप समझिए कि राइस एक्सपोर्ट करने के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा उत्पादन करना पड़े, तो उसके लिए आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो म्यांमार और वियतनाम हाँ कर सकते हैं, बट जब तक इंडिया चाइना हो तो वो लोग लाइन में पीछे ही रहेंगे। तो यानी आंसर कुड भी इधर इंडिया और चाइना। तो अगेन हम लोग क्या है, 2 ऑप्शन ही हमारे पास बचे हैं, तो वी आर एट 50-50 स्टेज। तो बस अगेन सिक्का उछालो, चाइना या इंडिया, कोई एक चीज टिक कर दो। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। पिछले 5 साल में इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग सभी जगह पर ऐसा जनरल नॉलेज कि इंडिया कौन सी चीज में नंबर 1 है या नहीं है तैयार करने बैठे? अगेन दोस्तों, पुअर कॉस्ट बेनिफिट, ये यहाँ पर प्रीलिम 2019 में एक बार हमको दिखता है कि ऐसे 2 प्रश्न आ गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जीके के, बट ये जरूरी नहीं कि ऐसा ट्रेंड बन जाए कि हर साल ऐसा ही होता रहे। तो हाँ तैयार करनी चाहिए, बट बाकी सब गया बाढ़ में और यही चीज काम की है। जैसे कुछ बार ये होता है कि वो कौन सी पशु पक्षी की प्रजाति वो IUCN की एंडेंजर लिस्ट में है, 1-2 बार प्रश्न आए तो बस पागलों की तरह पूरी उसकी लिस्ट करते रहो पूरा दिन, एक हद से ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे भी बोला था, जैसे 2019 प्रीलिम की बात करें उसमें MCQ कितने होंगे? पेपर 1 में 100, और वो 100 को भी हम लोग डिफिकल्टी के लेवल में अरेंज करें तो 31 ईजी थे, मतलब सीधा ये लक्ष्मीकांत NCERT स्पेक्ट्रम वगैरह से सॉल्व हो जाए। फिर 33 ऐसे थे कि मीडियम टाइप के, वो न्यूज़पेपर 1-2 साल के करके गए, वो थोड़ी एक आधा हायर लेवल की बुक जैसे विपान चंद्रा या वो प्लासी टू पार्टीशन देख के गए हो हिस्ट्री में। और 36 ऐसे थे कि टफ कैटेगरी, वो कभी कहीं सुना या देखा नहीं हो ऐसे अतरंगी प्रश्न। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें 33 मीडियम, 31 इजी, ये कितना होता है? 3 और 1 4, 3 3 6 टाइम्स 2 करो तो ये कितना? 4 2 8, 6 2 12,
128 आउट ऑफ 200 मार्क तो इधर से हो रहा है, और अपना कट ऑफ कितना था 98 आउट ऑफ 200 फॉर जनरल कैटेगरी, यानी 49%। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑफकोर्स रियल लाइफ में ऐसा भी नहीं कि सारे इजी और मीडियम हमको सब कुछ याद आ जाए और हम टिक कर पाए, बट आप थोड़े इधर से टिक करो। ये 36 वाले हैं, उसमें भी 50-50 स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ थोड़े बहुत आप टिक करेंगे, नेट गेन में रहेंगे प्लस, थोड़े नेगेटिव में जाएंगे माइनस। सो ओवरऑल इट इज पॉसिबल। तो प्रीलिम ऑफकोर्स क्लियर करना कोई इतना भी आसान नहीं है, बट सामने इतना टफ भी नहीं है जो आप खुद से उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि इजी मीडियम वो तो गया बाढ़ में, वो तो नहीं, ये जो टफेस्ट होगा एकदम कठिन से कठिन प्रश्न वो मैं सॉल्व करूंगा, और मेरी छाती पर यूपीएससी वाले एक मेडल लगा के देंगे और सीधी मेरे घर पे एम्बेसडर कार भेज देंगे कि आपको मीन्स भी नहीं देना, इंटरव्यू भी नहीं देना, सीधा सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, सबने प्रीलिम क्लियर करनी है। तो जो सब पढ़ रहे हैं पहले वो खत्म करो, वो सब खत्म हो जाए फिर कोई एडवांस मटेरियल देखो, वो सब बाद में आता है। एक और मैं देखता हूँ आजकल लोग बहुत गलती ये करते हैं कि जो चीज़ 15 मिनट वो पढ़ के समझ सके उसकी भी 1-1 घंटे की वीडियो पूरा दिन देखते रहते हैं। यू शुड अवॉइड दैट। जैसे कि ये प्रवासी भारतीय दिवस और ये ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट, ये दो शॉर्ट नोट वो मैंने हैंडआउट में दिए पेज 67 पे। नई वाली बैचों में तो वो प्रेजेंट हैंडआउट में भी है, लेकिन जो पुरानी एकदम शुरू में जब मैंने बनाया था तो उसमें ये वाली चीज़ नहीं थी। तो इसको आप बस आराम से पढ़ लेना पेज 67 से। ये मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा कि प्रवासी भारतीय दिवस मतलब वो गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, वो सब जनरल नॉलेज पढ़ के समझ में आ जाता है भाई, इसकी 1 घंटे की वीडियो क्या बनानी। तो आगे बढ़ते। फिर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के आप जानते हैं दो पार्ट होते हैं, विजिबल पार्ट जहां पर गुड्स है और गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो वहां ये डेटा हम देखें 2018-19 का, इसलिए क्योंकि 2019-20 का डेटा इकोनॉमिक सर्वे ने नवंबर महीने तक का प्रोविजनली दिया है, जो 2020 में इकोनॉमिक सर्वे आया, तो पूरे साल का अभी अपने पास है ही नहीं। सो व्हेन इट कम्स नेक्स्ट ईयर तब देखेंगे। हाँ, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, गुड्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में माइनस यानी ट्रेड डेफिसिट। फिर इनविजिबल अकाउंट में देखो सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सरप्लस प्लस 82 बिलियन या 82,000 बिलियन डॉलर जितना हमारा एक्सपोर्ट रहता है। फिर ये इनकम तो प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड और ट्रांसफर यानी रेमिटेंस डोनेशन गिफ्ट्स ग्रांट्स पैसा आता है जाता है, कुल मिलाकर इन सभी का प्लस माइनस करो तो जवाब मिलता है -57, दैट इज डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गई यानी चालू खाता घाटा। ये इकोनॉमी के लिए खराब कैसे है हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके चलते डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, रुपया वीक हो जाता है, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ती है वगैरह। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए काम क्या करने थे वो भी हमने देख लिए थे। ऑयल का इंपोर्ट कम करें, गोल्ड का इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। उसके अलग अलग योजनाएं और इश्यूज हमने पढ़े थे। उसमें नए अपडेट्स क्या आए हैं वो अभी नए हैंडआउट के पेज 68 पे। तो अब याद करें ऑयल के केस में हमने देखा था कि ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नेल्प और बाद में हेल्प पॉलिसी बनती है। फिर जब ऑयल सस्ता हो तो उसको खरीद लिया जाए बाहर से और हम लोग स्टोर करें, वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमने देखे थे। अब ऑयल के अंदर इंटरनेशनल प्रोडक्शन की बात करें तो ओपेक और रशिया का कार्टेल और वो कैसे प्राइस को कंट्रोल करते थे देखा था। उसमें फिर और नए 2-3 अपडेट क्या है कि अमेरिका के अंदर ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया, ये कैसे संभव है, और दूसरा कि भारत में ऑयल सस्ता क्यों नहीं है। एक दो छोटी जनरल नॉलेज भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल कच्चा तेल, तो उसके अंदर सपोज सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे सावर, खट्टा है। और अगर सल्फर का कंटेंट अगर उसमें कम हो तो हम बोलेंगे स्वीट यानी मीठा है। दिस इज अगेन फॉर प्रीलिम्स जीके, कभी पूछ ले। हाँ, तो ऑयल के एक बैरल का प्राइस क्या चल रहा है 2017 में, कुछ $50 से लेके फिर अब जाता है $74, फिर वापस गिरता है, फिर अब जाता है, फिर गिरता है। वो हमने पढ़ा था कैसे ओपेक ग्रुप और रशिया ने मिलकर प्रोडक्शन कट किया, तो सप्लाई कम होती है, डिमांड तो ऑयल सबको खरीदना है, तो प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा सीन दिखता है। लेकिन उसके बाद जब प्राइस बहुत बढ़ने लगे तो अमेरिका ने इराक को प्रेशर किया कि आप ज़्यादा ऑयल का उत्पादन करो, क्योंकि इराक में आप जानते हैं उन्होंने अपनी सरकार पपेट रिजिम बना के रखी है। तो फिर वापस थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नीचे दाम गिर जाएंगे, फिर उस हिसाब से कम ज़्यादा वापस कुछ होते रहता है। अल्टीमेटली हम लोग पहुंचते हैं 2019 दिसंबर और फिर 2020 जनवरी, तो $62 पर बैरल से गिरते गिरते $22 पर बैरल तक पहुंच गया। तो प्राइस सस्ता कैसे हो गया,
क्योंकि उस वक्त कोरोना के चलते आप जानते हैं कि लॉकडाउन और एयर ट्रैवल बंद, ट्रांसपोर्ट भी बंद, तो ट्रक को भी कम पेट्रोल डीजल चाहिए होगा। लेकिन उस वक्त रशिया ने अपना प्रोडक्शन कट नहीं किया, तो मतलब सप्लाई तो ज्यों का त्यों था, डिमांड बहुत गिर रही थी क्योंकि सब लोग जगह लॉकडाउन था। तो रिजल्ट क्या होगा, प्राइस गिर जाएंगे। उसके बाद पूरे साल में 2020 में ट्रेंड क्या रहा अप डाउन का, वो खुद से दोस्तों कभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21 का, तो उसमें वो देगा अपने सेकंड वॉल्यूम के चैप्टर में, तब हम लोग देख लेंगे। हर महीने ऊपर गया नीचे गया द हिंदू को तो लिखना पड़ेगा, उसका मतलब ये नहीं कि हम हिस्ट्री पॉलिटी वो सब छोड़ के इसमें घुस जाए। ये स्लाइड में आने से पहले मैं एक और स्लाइड पहले दिखा दूं। प्रीलिम 2018 के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे गए, तो वो तो पूछते हैं हर साल, उसमें क्या नई बात है। वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सा समंदर या कौन सा देश है आते हैं। लेकिन ये 2018 का पेपर थोड़ा यूनिक रहा, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड जियोग्राफी के नाम पे जो प्रश्न पूछे गए वो ऐसी जगहों के विच वेर इन न्यूज फॉर नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन तो आप बोल सकते हैं, सपोज कि WTO की समिट हुई या वहां पर कोई दूसरी ऐसी पॉजिटिव खबर आई हो, ऐसा नहीं, नेगेटिव खबर। जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाउन आर समटाइम्स सीन इन न्यूज, अलिप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मौसूल पैलेस्टाइन, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान। ये क्या है, स्वीडन या नॉर्वे की कोई जगह है जहां पर नोबेल प्राइज मिलते हैं? नहीं, ये हर एक जगह आतंकवाद या कि उस नेगेटिव न्यूज में ही चलते हैं। तो पूछा था 2018 में। फिर उसी साल एक और प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजन्स आर समटाइम इन न्यूज, कैटेलोनिया इन स्पेन, क्रीमिया इन हंगेरी, मिंडानाओ इन फिलीपींस, ओरेमिया इन नाइजीरिया। अगेन नेगेटिव न्यूज में रहते थे। जैसे क्रीमिया तो आप जानते हैं रशिया ने उसको अपने कब्जे में कर लिया, या कैटेलोनिया तो वो स्पेन से अलग, हम अपना अलग देश बनाएंगे, ऐसी उनको होशियारी आ गई थी। तो अगेन नेगेटिव न्यूज वाली चीजें पूछी गई। फिर उसी साल एक और प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफरिंग फ्रॉम सीवियर फेमाइन और एथनिक कंफ्लिक्ट्स, भूखमरी से और अकाल से या ये सब वंशीय जो हत्याएं होती हैं उससे जूझ रहे हैं। तो अंगोला, जाम्बिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, वेनेजुएला वगैरह। तो ये सब हमको दिखाता है कि नेगेटिव टाइप ऑफ प्लेसेस के प्रश्न 3 आए थे, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन आए थे। लेकिन फिर 2019 की प्रीलिम में वापस ऐसा कोई ट्रेंड दिखता नहीं। सो फॉर दिस रीजन ओनली, मैंने आपको आगे भी बताया, वो जो प्रश्न है राइस का और दूसरा की वेजिटेबल ऑयल हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हर साल वो चीज़ आए। अब कुछ ध्यान हमारा रहना चाहिए, बट बाकी सब छोड़ के यही चीज़ मेन है वो हमने टालना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आए तो क्या कर सकते हैं, 50-50 करो। और दूसरा की नज़र रखनी चाहिए न्यूज़पेपर की कि एक दो चीज़ हमको याद रहे, जैसे कैटेलोनिया स्पेन में है, या क्रीमिया तो वो हंगेरी में नहीं, वो तो यूक्रेन में है, वो रशिया ने कब्जे में किया वगैरह। बड़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी लॉजिक पर 2019 सितंबर में एक यमन का रेबल ग्रुप, विद्रोही समूह, उन्होंने सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, अरामको कंपनी, जो कि ऑयल प्रोडक्शन करती है, उनके तेल के कुओं पर ड्रोन की मदद से हमला कर दिया, जिसके चलते कुछ टाइम के लिए ऑयल प्रोडक्शन सस्पेंड करना पड़ा और ग्लोबल प्राइस में क्राइसिस आ गई थी। तो ये जो अब जगह हो गई, जैसे अबाकी खुरेज या ये हाउथी रेबल्स, दे बिलोंग टू शिया ग्रुप इन द यमन, और तो कुछ कुछ पता होना चाहिए न्यूज़ में जो चल रहा हो। एनीवेज, कमिंग बैक, प्रश्न एक नया और टॉपिक बन रहा है कि अमेरिका के अंदर ऑयल के प्राइस नेगेटिव जोन में चले गए। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर हम कहें कि शेयर के प्राइस अप या डाउन हो गए तो कैसे पता चले? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसका सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स सूचकांक, वो देख के पता चल सकता है। उसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर ऑयल के प्राइस क्या अप डाउन चल रहे हैं, तो उसके लिए ब्रेंट इंडेक्स देख सकते हैं। उसी प्रकार यूएसए में ऑयल के प्राइस क्या चल रहे हैं, उसके लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सब लोग ऑयल को बाय करने के, सेल करने के एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहते हैं। तो उसमें क्या प्राइस चल रहा है वो देख के हमको पता चले क्या अप डाउन हुआ है। तो 2020 में पता चलता है कि वो उनका जो ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर बैरल के प्राइस नेगेटिव जोन में चले गए। मान लीजिए हो -$10, तो ये क्या दिखाता है, जो सेलर है, विक्रेता, वो आपको $10 लेगा कि भाई मेरे गोडाउन से आप ऑयल बैरल लेके जाओ। मतलब ग्राहक को पैसा नहीं देना, ग्राहक को उल्टा सामान ले जाने के लिए वो पैसा दे रहे हैं। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा करते करते 1 बैरल सेलिंग फॉर -$40 इन 2020 अप्रैल।
उसका कारण ये था कि कोरोना लॉकडाउन के चलते आप जानते हैं सब एयर ट्रैवल, ट्रक ट्रैवल वो सब कम हो गया था, तो फ्यूल की डिमांड भी कम हो गई थी। अब ऐसी परिस्थिति में ये टेक्सास और अमेरिका के जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं वो अपना ये जो ऑयल का कुआं है वो बंद कर दे, ऑयल ड्रिलिंग बंद कर दे, तो उसको वापस रिस्टार्ट करने में बहुत खर्चा आता है। अब वो खर्चा कैसे आता है वो सब नेट पे हम लोग पढ़ सकते हैं, बट हमारे लिए काम का नहीं। आप ऐसा विजुलाइज करिए कि सपोज आपकी मम्मी रोटी बना रही है, तो तुरंत दाली और रोटी बनेगी नहीं, पहले 5 मिनट आपने तवा गर्म करने देना पड़ता है। तो उसको और आगे बढ़ाओ, सपोज स्टील की भट्टी हम लोग चला रहे हैं, स्टील फर्नेस या आयरन फर्नेस, तो एक बार उसको जला दिया तो फिर वो कंटिन्यूअसली 3 महीने 6 महीने तक कंटिन्यूअसली उसको रात दिन चलाते ही रहना पड़ेगा। एक बार फिर आप बंद करेंगे तो वापस 1500 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए कितना एनर्जी चाहिएगी, राइट। सो फॉर सम रीजन उसको एक बार बंद किया तो वापस शुरू करने के लिए बहुत टाइम और पैसा लगता है। सो विल नॉट स्टॉप द ड्रिलिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जितना ऑयल बैरल बना रहे हैं कोई खरीदने वाला है नहीं, और हमारे पास गोडाउन में इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं। इसलिए हम लोग टेम्पररीली ग्राहकों को बोल रहे हैं कि भाई ये आप ले जाओ, हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं, और हम आपको सामने से पैसा देते हैं। बट दिस इज फॉर टेम्पररी, फिर तो वापस धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। तो इससे हमको क्या फायदा? हमको कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपना ऑयल मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं और वहां तो प्राइस पॉजिटिव रेंज में चल रहे हैं। और दूसरा कि अगर हम लोग अमेरिका से भी इंपोर्ट करना शुरू करें, फिर भी हमारी सरकार ऐसी है कि उस पर इतनी एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स लगा देगी कि वो हमको 70-80 रुपये में ही पड़ेगा। सो दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक कि ऑयल भारत में सस्ता क्यों नहीं है। क्योंकि हमने देखा ये कोरोना क्राइसिस के चलते रशिया ने तो प्रोडक्शन अपना फिर भी कम नहीं किया, तो ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, और अमेरिका में तो नेगेटिव में चल रहे, तो भारत में तेल सस्ता क्यों नहीं? एक जमाने मतलब नेहरू गांधी के जमाने में एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म थी पेट्रोल डीजल के लिए, यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होंगी उनको सरकार बोलेगी कि आप स्पेसिफिक प्राइस पर ऑयल बेचो पेट्रोल डीजल, और हम आपको सब्सिडी देंगे। तो सपोज ये इंडियन ऑयल ने तय किया हो कि मुझे डीजल 25 रुपीज़ में बेचना है, कंसिडरिंग द इम्पोर्ट रिफाइनिंग प्रॉफिट, तो 25 रुपये में मैं बेचना चाहता हूँ, प्लस टैक्सेस उस पर जो लगे वो तो मैंने जनता से लेके सरकार में जमा करने। तो सरकार उसे कहेगी नहीं 25 में मत बेचो, क्योंकि हम चाहते हैं डीजल सस्ता मिले, सपोज 20 रुपये, ताकि फार्मर उसको खरीद सके और उसकी मदद से वो जो अपने डीजल पंप सेट चलाता है जिसकी मदद से वो इरिगेशन सिंचाई करता है उसमें मदद हो। तो सरकार बोलेगी नहीं 25 का माल आप 20 में बेचो, और आपको जो नुकसान हुआ कितना 5 रुपए का, वो हम आपको सब्सिडी के रूप में देंगे फॉर योर लॉसेस। सो दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म पेट्रोल डीजल। लेकिन ऐसा करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि सरकार का सब्सिडी का बिल बहुत बढ़ जाएगा, जिसके चलते फिजल डेफिसिट यानी राजकोषीय खात वो भी बढ़ती जाएगी। तो 2002 से लेकर 2014 में धीरे धीरे करके सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइस को डी कंट्रोल कर दिया। मतलब हम लोग तय नहीं करेंगे, वो बाजार शक्तियां मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, हम लोग कोई सब्सिडी भी नहीं देंगे। तो प्रेजेंट सिस्टम ऐसा है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां डेली मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उस हिसाब से वो प्राइस उसका जो प्राइस है उसको रिवाइज करते हैं। उसके लिए उनकी एक फॉर्मूला है जिसका सिद्धांत है ट्रेड पैरिटी प्राइस यानी टीपीपी। अब वो ट्रेड पैरिटी प्राइस क्या है, कैसे फॉर्मूला काम करती है, सुबह 6 बजे अपडेट करते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत काम का नहीं। बहुत खींच के याद इतना रखना है कि ये ट्रेड पैरिटी प्राइस वो ऐसी चीज है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल सस्ता हो जाएगा क्रूड ऑयल, तो भारत के अंदर भी ये पेट्रोल डीजल सस्ता दिख सकता है। सो सपोज ऐसा करते करते मान लीजिए कि तय हुआ प्राइस 30 रुपीज कि ये इंपोर्ट का रिफाइनिंग का प्रॉफिट का, और उस हिसाब से ट्रेड पैरिटी प्राइस 30 रुपये में बेचना है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार बोलेगी हाँ 30 रुपये में बेचो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेंगे आप जनता से कलेक्ट करना, हमको दे देना। तो पर ये टैक्स इतने ज़्यादा है कि ये आप जानते हैं पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क लगता है, और राज्य सरकार का वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। तो कुल मिला के 30 रुपये का डीजल बाजार में हमको 70 to 80 रुपीज़ में मिलता है, क्योंकि उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। और ये अगर इंटरनेशनल मार्केट में 30 के बजाय 20 रुपये हो जाए तो भारत सरकार और राज्य सरकार अपने टैक्स बढ़ा देंगे, तो हमको तो अल्टीमेटली 80 में ही मिलेगा। खैर वो क्या क्यों कैसे और वाई नॉट चीप और उससे क्या इकोनॉमी को नुकसान, ऐसे जीनेरिक टाइप के प्रश्न, और सरकार जहाँ पर नेगेटिव लाइट में दिखे, सरकार को ऐसा क्रिटिसाइज करना पड़े, ऐसे प्रश्न यूपीएससी आजकल पूछना टालती है। और दूसरा कि हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार गलत कर रही है,
टैक्स लगाकर, क्योंकि सरकार को भी गरीब कल्याण योजना के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, पर्टिकुलरली कोरोना क्राइसिस के बाद जहां पर ये माइग्रेंट वर्कर्स, पुअर पीपल, मुफ्त में सबको अनाज देना है, तो हवा में पैसा आता नहीं, सब लोग इनकम टैक्स भरते नहीं, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा है। तो पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है जिसमें आप टाल नहीं सकते, वो टैक्स तो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा। सो दैट इज सम वे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मोबिलाइज मनी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें एक एंगल था ऑयल का, वो देखा। दूसरा एंगल की गोल्ड। अब गोल्ड को उसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अलग अलग योजनाएं क्या थी, वो हम ओरिजिनल फुल लेंथ लेक्चर सीरीज में देख चुके हैं। उसमें उसके बाद नए अपडेट्स क्या है, पेज 69 पर है। नए अपडेट्स के अंदर कोरोना क्राइसिस के दौरान गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे हमको लगता है कि ओवरऑल बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण क्या है, आसान है, लॉजिकली आप बनाना शुरू करो। लॉकडाउन है तो गोल्ड माइंस के अंदर भी लॉकडाउन होगा, तो वहां पर मजदूर उसका जो भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगा। पहले मान लीजिए 100 किलो आता होगा, अभी 50 किलो ही उत्पादन हो रहा होगा। सेकंड, कोरोना के चलते शेयर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी है कि कंपनियां प्रॉफिट करेंगे कि नहीं, डिविडेंड मिलेगा कि नहीं। इवन बॉन्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी है कि कंपनियां इंटरेस्ट का पैसा भी वापस कर पाएंगी कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में इन्वेस्टर सोचते हैं शेयर बॉन्ड छोड़ो, गोल्ड इज सेफ इन्वेस्टमेंट, इसी में आप इन्वेस्ट करें। तो सप्लाई एक तो कम हो रहा है, लेकिन पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, दाम और बढ़ जाएगा। एंड इन बिटवीन चाइना इंडिया में झगड़ा हो जाता है, सब बॉर्डर क्राइसिस, यूएसए चाइना में झगड़ा चलते रहता है, वो जापान से ये करना है, साउथ कोरिया से ये करना है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी लोगों को लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी, एंड देन बेटर हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें। सो एज ए रिजल्ट डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई थोड़ा कम है, तो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, ये गोल्ड के प्राइस, तो बॉन्ड यील्ड और गोल्ड के प्राइस में क्या रिलेशन है, या फिर कि जैसे जैसे डॉलर के अंदर उनके यूएस फेडरल रिजर्व के रेपो रेट कम होते हैं तो गोल्ड के प्राइस पर क्या असर होती है, वगैरह वगैरह। ऐसे 25 जात के हम लोग बना तो सकते हैं एंगल्स, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के यूपीएससी पेपर्स का एनालिसिस करें तो ऐसा कोई ट्रेंड दिखता नहीं कि उन्होंने एक भी बार प्रश्न पूछा हो गोल्ड की ये सब, हाउ इट इज रिलेटेड विद बॉन्ड यील्ड और डॉलर प्राइस और रेपो रेट। बहुत खींच के यूपीएससी ने प्रश्न जो पूछे हैं वो योजनाओं के बारे में पूछे हैं कि वो सॉवेरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या थी या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या थी वगैरह। तो इसमें बनाने वाले तो आर्टिकल भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, बट वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम। सो करंट अकाउंट डेफिसिट ओके, ऑयल का एंगल, गोल्ड का एंगल, कुछ नए अपडेट्स देखे, पूरी थियरी तो हमने आगे पढ़ ही ली थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि हमने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहिए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट की अलग अलग स्कीम्स, वो सब भी हमने पढ़ा था। एक दो नए अपडेट्स आए हैं वो भी देखते हैं, बट आई थिंक बेटर वी टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये और 50-60 मिनट तक क्लास चलेगी, तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट, सो ब्रेक पीरियड इज ओवर, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो एक्सपोर्ट के अंदर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और कौन से स्टेट की कौन सी चीज़ को रिसेंटली उसमें ऐड किया गया है, जैसे कश्मीरी सैफरॉन जम्मू कश्मीर से, उसको ऐड किया गया जीआई टैग के। तो वो सब लिस्ट देखिए, एक दो बार ऊपर से देख लेना, हर एक को वर्ड बाय वर्ड भी याद करने की जरूरत नहीं, बट लोकेशन या रीजन कहाँ पर है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे ये कंधमाल हल्दी, तो वो उड़ीसा में पाई जाती है, ऐसा सीएपीएफ एग्जाम में एक बार अभी पूछा था। खैर, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए? जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको टैक्स में कुछ छूट छाट या माफी होनी चाहिए। कॉमर्स मिनिस्ट्री ऐसी एक योजना चलाती थी जिसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। तो सपोज रिलायंस इंडस्ट्री, वो लोग इंपोर्ट क्या करते होंगे? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो उस पर क्या लगेगी? कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क। और उसमें से वो रिफाइनिंग करेंगे, पेट्रोल डीजल बनेगा, और भी ज़्यादा रिफाइनिंग करेंगे तो जो दूसरे पदार्थ मिलते हैं उसके अंदर से प्लास्टिक, रेयॉन, नायलॉन, आर्टिफिशियल केमिकल्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं। तो ऐसा अगर वो प्लास्टिक एक्सपोर्ट करेंगे उस पर क्या लगेगी? वापस कुछ कस्टम ड्यूटी लगेगी, सीमा शुल्क। तो उन्होंने इंपोर्ट करते वक्त जो कस्टम ड्यूटी भरी होगी वो उनके पॉइंट्स बन जाएंगे और फिर उनको वो माइनस पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कैसे काम करती है हम लोगों ने जीएसटी लेक्चर में पढ़ा था। तो ये तो एक योजना थी कि कस्टम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत कुछ टैक्स में माफी मिलती थी, लेकिन वहां पर बहुत सारे अलग अलग टैक्स उसकी माफी नहीं मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, बाबा रामदेव सोचे कि मैं पतंजलि नूडल्स बनाता हूँ और उसको मैं एक्सपोर्ट करूँ। तो नूडल्स बनाने के लिए पहले तो उनको जो भी अनाज या मैदा खरीदना है, तो उसके लिए वो जाके गेहूं खरीदेंगे। कहाँ से? एपीएमसी मंडी से। एपीएमसी मंडी से कुछ भी आप सामान खरीदें तो उस पर प्राइस तो लगता ही है, ऊपर से मंडी टैक्स लगता है। अब ये टैक्स मतलब वो कर नहीं है, बस वो ऐसा नाम पड़ गया। जस्ट लाइक कि यूपी में कुछ जगह होता है गुंडा टैक्स, तो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई टैक्स है, इट इज जस्ट फीस कलेक्टेड बाय सर्टेन पीपल। तो वो टैक्स नहीं है, फीस है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मंडी, वहाँ का जो भी रख रखाव, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी और वो सब सुविधा के लिए। हाँ, तो बाबा रामदेव ने कोई ऐसी एपीएमसी मंडी से अनाज खरीदा जिस पर उन्होंने मंडी टैक्स भरा। फिर वो उसका प्रोसेसिंग करेंगे अपनी फैक्ट्री में, तो उस वक्त जो भी मिक्सचर, ग्राइंडर, उस सब में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आप जानते हैं राज्य सरकार की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो एक प्रकार का टैक्स यानी कर है, वो लगेगा। फिर वो प्रोडक्ट को ट्रक में भरेंगे, ट्रक में डीजल भरेंगे, और डीजल पर आप जानते हैं केंद्र सरकार की एक्साइज और राज्य सरकार की वैल्यू एडेड टैक्स लगती है। वो ट्रक जाएगा मुंबई पोर्ट पे, वहां से वो एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट पे आप लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। तो ये जितने अलग अलग टैक्स और ये मंडी टैक्स नाम की फीस लगी, इसके पॉइंट माइनस मिले, ऐसा सरकार ने सोचा। इस नई योजना का नाम है कॉमर्स मिनिस्ट्री की रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, यानी रोड टैप स्कीम। फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, वन वर्ड एसोसिएशन की रोड टैप स्कीम क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो पुरानी MEIS स्कीम थी जहां पर सिर्फ कस्टम ड्यूटी का हमको लाभ मिलता था, उसको खत्म करके ये नई योजना ला रहे हैं, रोड टैप स्कीम, जहां पर मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में बताई वो सभी टैक्स की माफी आपको मिलेगी। ऐसा क्यों करना पड़ा? दो कारण है। एक कि ऐसी ज्यादा माफी मिले तो एक्सपोर्ट को और प्रोत्साहन मिले, और दूसरा कारण ये है कि ये जो MEIS स्कीम थी उस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उसने ऐतराज जताया था कि ये एक प्रकार का बैरियर क्रिएट कर रहा है, तो इसको खत्म करो। तो MEIS हमने खत्म किया और अब हम नई योजना लेकर आए और हम ऐसा दिखा रहे हैं कि ये योजना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के हिसाब से सही है। इसके अलावा एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी थी साल 2015 से लेके 2020 तक, जिसके हमने फीचर्स फुल कोर्स में पढ़े थे। अब वो वाली पॉलिसी मार्च 2020 में खत्म हो गई। उसके बाद द हिंदू वाले बोल रहे हैं कि सरकार के सूत्रों से जानने को मिलता है कि सितंबर महीने में नई कोई पॉलिसी आएगी, हो सकता है 2020 से 2025 के लिए हो। तो जब तक वो पॉलिसी मतलब आती नहीं, तो हवाबाजी में ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है और इधर उधर से उसके स्पेक्युलेटिव टाइप के आर्टिकल जो मिलते हैं, उसमें हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सेपरेटली 2018 में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए एक अलग पॉलिसी बनाई, वो हम लोग आगे पिलर 4 एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे।
अलग से 2020 के इकोनॉमिक सर्वे में वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 लिखा गया, नेटवर्क प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ आईफोन। आईफोन ऑफकोर्स चीन में उसकी फैक्ट्री होगी, बट वो पूरे का पूरा आईफोन चीन में नहीं बनता है। उसका सपोज कि एलसीडी स्क्रीन हो, वो साउथ कोरिया में बना हो, उसका कैमरा जापान में बना हो, उसकी बैटरी चाइना में बनी हो, और एल्यूमिनियम का जो बॉडी है वो शायद जर्मनी में बना हो। तो अलग अलग जगह से पुर्जे बनते हैं और फिर यहाँ पर आके असेंबल होते हैं। तो ऐसा ही भारत को हमने ऐसी ये जो नेटवर्क प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेन, प्रोडक्शन चेन में हमने बिठाना चाहिए और असेंबल इन इंडिया को एनकरेज करना चाहिए। वो पूरा मुद्दा क्या है वो भी देखेंगे, बट वो पिलर 4 भी मेक इन इंडिया के साथ उसको देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो हाँ, हमको एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा और क्या चल रहा है, तो करंट अकाउंट के अंदर मेन जो अपडेट्स हुए पिछले 1 साल में देखे। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या, कैपिटल अकाउंट में आप जानते हैं आएगा इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर एफडीआई, एफपीआई, फिर लोन्स। तो केंद्र सरकार ने जो लोन लिए सॉवरेन लोन्स, एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने विदेशों से जो ऋण लिया है। एंड लास्टली बैंकिंग में वो बाहर के नॉन रेजिडेंट लोगों ने भारत में जो बैंक अकाउंट खोले। तो यहाँ पर क्या क्या अपडेट हैं वो आपको हैंडआउट के पेज 72, 73 में दिए हैं। सबसे पहले हम लोग देखें एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इट मीन्स मोर देन 10% equity और शेयर इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉरेन एंटिटी इन एन इंडियन कंपनी। भारतीय कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर भागीदारी के रूप में जो विदेशी निवेश आता है उसको हम एफडीआई बोलते हैं। जैसे 2018 में वॉलमार्ट यूएसए ने भारत की कंपनी फ्लिपकार्ट के अंदर $16 बिलियन देकर 77% शेयर होल्डिंग खरीद ली। ये जो एफडीआई करके आते हैं उन लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपने हाथ में रखे, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनके लोग बैठ जाएं और वो कंपनी के मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो एफडीआई के अंदर नया क्या अपडेट आ रहा है, एक तो एफडीआई में कुछ सेक्टर्स हैं उसके परसेंटेज लिमिट्स बढ़ाए गए हैं, एफडीआई को बढ़ोतरी दी गई। ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ नए नियम बनाए गए। कोरोना क्राइसिस के बाद चाइना से आने वाली एफडीआई पर थोड़ी कंट्रोल करी गई, और एक आईएफएससी गिफ्ट सिटी है उसको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाने की बात चली। सो दिस मैटर्स आर गिवन ऑन हैंडआउट पेज 72, 73। एक एक करके देखते हैं। मित्रों, पिलर 1D याद करो, वहां पर हमने इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा था, और वहां पर बात करी थी कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर प्रेजेंटली एफडीआई लिमिट इज 49%, उसको बढ़ा के 74 या 100 करे तो उससे क्या बेनिफिट और क्या नुकसान हो सकते हैं वो हमने वहां पर पढ़ा था। क्या इंश्योरेंस सेक्टर डायरेक्टली, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसमें तो सरकार ने चेंज नहीं किया, वहां पर तो वही एफडीआई लिमिट है कि भारतीयों के पास 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और विदेशियों के पास नॉट मोर देन 49% शेयर होल्डिंग। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के नीचे जो लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी कंपनीज या मध्यस्थ या दलाल या बिचौलिए, जैसे कि एजेंट या ब्रोकर, या फिर आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो कितना एक्सीडेंट में खर्चा आएगा वो चेक करने वाले लोग यानी सर्वेयर और लॉस असेसर, या फिर कि आप कार जहां पर रिपेयर कराएंगे वो कार रिपेयर वाली सर्विस सेंटर, या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ट्रीटमेंट देने वाली हॉस्पिटल, जिनको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो वैसे तो ये शायद एक एक लोग हो सकते हैं, बट इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां भी हैं जो बहुत सारे ऐसे लोगों को रख के एक प्रकार से आउटसोर्सिंग में एचडीएफसी लाइफ कंपनी को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी ये जो इंटरमीडियरी कंपनीज है वहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि वहां पर एफडीआई लिमिट बढ़ाते हैं कि अप टू 100% एफडीआई इज परमिटेड। सो दैट इज वन रिफॉर्म डन इन फुल बजट 2019, जो कि प्रीलिम 2019 के बाद आया था। इसके अलावा 2020 में ये कोरोना क्राइसिस और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लोकल चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दें, इंपोर्ट थोड़ा कम करें, ये सब बातें चल रही थी। उसी मौज में मई जून महीने में सरकार ने अनाउंस किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन द डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में जो मिसाइल, गोला बारूद, टैंक, हथियार बनाते हैं वो सब कंपनियों में पहले ये था कि अप टू 49% एफडीआई वाज अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मतलब स्वचालित मार्ग से बिना सरकार से पूछे विदेशी लोग इतना निवेश कर सकते थे, उसको बढ़ा के 74% कर दिया। सो अप टू 74% एफडीआई बिना सरकार के पूछे
उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी करना हो तो कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। इससे क्या फ़ायदा होगा? फायदे तो आप सोच सकते हैं। एक तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया, इजराइल से जितने हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट खरीदते हैं थोड़े कम खरीदेंगे हम लोग। लोकल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। विदेशी कंपनी आएगी, अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, जल्दी जल्दी उत्पादन हो सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट कम करना पड़ेगा वगैरह। और ऐसे सब हथियार बनाकर हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिकन देशों को, और सस्ते में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे नासा को जितना स्पेस प्रोजेक्ट में खर्च आता है, उससे कई सस्ते प्राइस में इसरो वाले चंद्रयान, मंगलयान भेज चुके हैं। तो वही लॉजिक पर भारत की कंपनियां एफिशिएंट है, सस्ते में हथियार बना सकती है, और ये पूरा मार्केट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो इससे हमारा जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उस हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगी, सामने मैन्युफैक्चरिंग तो जॉब्स बढ़ेंगे, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हम अपने नेबर्स के सामने सिक्योरिटी चैलेंजेस को कोप अप कर पाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स। सामने नुकसान क्या होंगे? नुकसान वैसे तो होंगे, बट जब यूपीएससी द हिंदू कॉलमनिस्ट की भर्ती प्रक्रिया के लिए भी एग्जाम का कैलेंडर अनाउंस करे तब हम लोग उसको तैयार करेंगे, बाकी तैयार करने का कोई फायदा दिखता नहीं। सो दैट वाज एफडीआई इन वेरियस सेक्टर्स। दूसरी चीज है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आप जानते हैं दो मॉडल होते हैं कि कंपनी अपने गोडाउन से माल बेचे तो उसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स साइट, वहां पर तो एफडीआई की अनुमति नहीं है, प्रोहिबिटेड है। और दूसरी होती है ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस मॉडल, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की असल में वो खुद माल नहीं बेच रहे हैं, वो अलग अलग सेलर को अपने प्रोडक्ट लिस्ट करवाने के लिए उन्होंने वेबसाइट बनाकर रखी है। तो एक प्लेटफॉर्म है या बाजार है जहां पर अलग अलग व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं। तो ऐसी सब वेबसाइट, मार्केट प्लेस, वहां पर तो 100% एफडीआई अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। और फिर वहां पर वो कुछ कैशबैक डिस्काउंट देती थी और एक्सक्लूसिव डील, और उसको रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाए थे, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नया क्या हुआ? 2020 में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ नए रूल्स बनाए कि ये सभी प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट, इन्वेंटरी वाली हो, मार्केट प्लेस वाली हो, फॉरेन हो, इंडियन हो, सब पे लगेंगे जब वो भारतीय लोगों को कोई गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट या ई टेलर्स, ई विक्रेता ने एक तो हर एक प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कौन से देश में उत्पादन हुआ है, मेड इन चाइना है, ताइवान है, सिंगापुर है, लिखना होगा। फिर ये आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदे तो उसको रिटर्न करना है, पैसा रिफंड में दो, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, कैंसलेशन, ये सारी चीजें कंज्यूमर फ्रेंडली होनी चाहिए। मार्केट प्लेस मॉडल में आप जानते हैं अलग अलग सेलर्स अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, तो हर एक सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर, रेटिंग, वो सब डिस्प्ले करना होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट वाले ने कोई भी खुद का फेक अकाउंट बनाकर फेक रिव्यूज पोस्ट नहीं करने चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टेक्निकल नॉर्म्स है, सब पढ़ने गए तो कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ये सब नियम कैसे बना सकते हैं, उनको किधर से पावर मिला? उसका आंसर है देयर इज वन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो हम लोग 4th पिलर में देखेंगे, ग्राहक सुरक्षा अधिनियम। तो अब समझिए, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ग्राहक सुरक्षा कानून में नियम बनाएगी तो सुरक्षा किसकी करेगी? अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, ग्राहक की? ग्राहक की करे, राइट। तो उस हिसाब से जो भी एमसीक्यू कुछ बनाया जाए, तब लॉजिक उसको 50-50 पर एलिमिनेट कर सकते हो कि जो भी नियम बनाए होंगे वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाले बनाए होंगे। तो सपोज मैं आपको नहीं भी पढ़ाऊँ ये वाला स्टेटमेंट कि ई कॉमर्स साइट मस्ट नॉट पोस्ट फेक रिव्यूज, सपोज मैंने आपको नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लॉजिकली सोचना शुरू करो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया तो ऑब्वियसली ये तो लिखा ही होगा, तो पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ 50-50 में, यस दिस शुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा करके आप एमसीक्यू टिक करो। मैं देखता हूँ इसके भी, ये कंज्यूमर ई कॉमर्स साइट के ऊपर के नियम, इसकी भी 1 घंटे की वीडियो बनती है। ये भाई कुछ इतना भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, 5 मिनट में पढ़ा, आगे बढ़ो। इसके अलावा और क्या चल रहा है? जैसे ट्रेड की पॉलिसी है, जैसे एजुकेशन की पॉलिसी है, उस प्रकार से ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी सरकार एक पॉलिसी बना रही है। लेकिन वो जुलाई 2020 तक हम लोग देखें तो ड्राफ्ट स्टेज में ही है, कच्चा उसका मसौदा बनाया गया है, अभी फाइनल पब्लिश नहीं हुआ है। तो मैंने आपको आगे भी बताया था, जो भी बिल, पॉलिसी वो ड्राफ्ट स्टेज में हो उसको कभी तैयार करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो जब फाइनल हो जाएगी तभी यूपीएससी उसके प्रीलिम मेंस के सवाल बनाती है। क्योंकि ड्राफ्ट स्टेज में सपोज अभी उसका ड्राफ्ट 1.0, फिर 2.0, फिर 2.3, वो तो अपडेट होते रहेगा जैसे जैसे पब्लिक उसमें कमेंट और रिव्यू और फीडबैक देगी। तो यूपीएससी के आंसर की गलत हो जाएगी अगर वो ड्राफ्ट वाली कोई चीज से एमसीक्यू बनाते हैं, देयरफॉर दे प्रीफर टू अवॉइड इट। इसी कारण से मैंने एजुकेशन पॉलिसी इतने सालों तक नहीं पढ़ाई, क्यों? क्योंकि वो ड्राफ्ट स्टेज में थी। लेकिन अब क्योंकि सरकार उसको अनाउंस कर चुकी है
तो जब हम लोग पिलर 6 के अपडेट देखेंगे एजुकेशन स्कीम, तब उसको आराम से पढ़ेंगे। फिर वापस आते हैं, तो हाँ हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर एफडीआई, तो इंश्योरेंस और डिफेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाई गई। ई कॉमर्स के ऊपर नियम और कड़क किए गए। फिर तीसरा मुद्दा है कि कोरोना क्राइसिस के बाद चीन से आने वाली एफडीआई पे कंट्रोल। बहुत आसान है। अब समझते हैं कोरोना क्राइसिस के चलते भारत की कंपनियों के प्रोडक्शन पर प्रॉफिट पे असर हुआ है, तो वो शेयर पे अच्छा डिविडेंड जनरेट नहीं कर पाएंगे, शेयर बाजार में उनके प्राइस गिर रहे हैं, बॉन्ड भी उन्होंने इश्यू किए होंगे या लोन लिया होगा बैंक से, उसका भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रहे। सो देर आर प्रॉब्लम्स। तो ऐसे जो ये दुखी आत्माएं हैं, उनको तो कहीं से भी फ्रेश कैपिटल मिल जाए, वो तो यस 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 हमको दे दो, राजी हो जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में डर ये लगता है कि चीन शेल कंपनियां, फर्जी कंपनी बनाकर एफडीआई रूट से ये सारी भारत की कंपनियों को खरीद ले, तो ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये हो सकता है कि चीन उनके ही द्वारा हिडन डंपिंग शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल अभी याद करो ई कॉमर्स में हमने क्या पढ़ा कि कौन से देश में बनाया गया, जैसे मेड इन चाइना ऐसा लिख के अमेजोन पर डिस्प्ले करना होगा, लेकिन अगर चीन ने भारत की कंपनियों में मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आ गई तो वो तो बोलेंगे लेबल चिपका दो मेड इन इंडिया, तो ऐसा छिप छिप कर भी वो डंपिंग कर सकते हैं। देन दे कुड गिव प्रेफरेंस टू चाइनीज रॉ मटेरियल, भारत की कंपनी पर वो शेयर होल्डिंग उनके पास अच्छी खासी हो तो दबाव डाल सकते हैं कि भले आपको ऑस्ट्रेलिया से सस्ते में कोयला मिलता हो, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं, चीन से ही आपने कोयला खरीदना होगा वगैरह। तो ऐसा करके भारत का सब पैसा निचोड़ के ले जाएं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने ये कहा कि पहले नियम कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी एफडीआई किसी भी सेक्टर के लिए आए, उसकी फाइल पर सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। उसी नियम को सरकार ने 2020 अप्रैल में और कड़क किया और ऐसा कहा कि ऐसी कोई भी एफडीआई प्रपोजल ऐसे कोई भी देश से आती है जो कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो कौन कौन आएगा, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी जगह से आने वाली एफडीआई पर भारत सरकार की अनुमति हो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल याद करो, ई कॉमर्स साइट के अंदर मार्केट प्लेस मॉडल में नियम क्या था, 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मतलब सरकार की अनुमति बिना निवेश कर सकते थे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी चीज में। लेकिन अगर वो एफडीआई का प्रपोजल ये सब अपने बॉर्डरिंग कंट्री से आ रहा है, देन गवर्नमेंट्स अप्रूवल इज नेसेसरी। अब कुछ चीन को मजा नहीं आएगा। चीन ने फरियाद करी है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सब नियम है, इसके ये खिलाफ है। भारत की एक्सक्यूज ये है कि हम अकेले नहीं है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के ऊपर ऐसे ही नियम बनाए, क्योंकि आप कैसी बदमाशी करेंगे सब जानते हैं। एनीवेज वो सब चलते रहता है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। तो चाइनीज एफडीआई पर और कंट्रोल किए गए देखा। फिर ये कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर विदेशी बैंक, एनबीएफसी कंपनियों को भारत में हम लोग हेडक्वार्टर खोलने दें और उनको बोले कि आपको SEZ वाला मजा देंगे। SEZ वाला मजा क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप जानते हैं कुछ भी करो 0% टैक्स लगता है, तो वही मजा अगर फॉरेन की बैंक, एनबीएफसी को दिया जाए तो हो जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी IFSC, जैसे कि गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी। उसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए अलग से अथॉरिटी बना रहे हैं, ये कुछ चर्चा में आ गया। तो मुद्दा ये है IFSC अथॉरिटी, उसका एक्ट 2019 में बनता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे गुजरात में ये गिफ्ट सिटी बनाया गया, तो वहां पर तो इंश्योरेंस कंपनियां भी फॉरेन की आ जाएंगी, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, हैदराबाद हेडक्वार्टर में बैठा IRDAI। म्यूचुअल फंड, हेज फंड वाले भी आ जाएंगे, उनको रेगुलेट करने के लिए मुंबई में बैठा सेबी। बैंक भी आ जाएंगी, फॉरेन बैंक रेगुलेट करने के लिए बैठा मुंबई में RBI। पेंशन कंपनियां भी आ जाएगी रेगुलेट करने के लिए, PFRDA बैठा दिल्ली में। और कुछ ऐसे होंगे कि जो सभी काम करेंगे, जैसे सपोज बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें तो वो एक लाइसेंस ले लेगा कि हमको बैंक चलाना है, दूसरा लाइसेंस लेगा हमारी दूसरी म्यूचुअल फंड, तीसरा लाइसेंस लेगा पेंशन। और फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं और बाकी सब लोगों का आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन है कि नहीं बराबर, संकलन करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सरकार ने सोचा एक अथॉरिटी बनाई जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी, जहाँ पर एक चेयरमैन हो, फिर RBI, सेबी, IRDAI, PFRDA और उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सबसे कुछ ना कुछ ऑफिसर्स को भेजा जाए ताकि आपस में सब लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये बॉडी फिर जो भी नियम बनेंगे IFSC में काम करने वाली बैंकों के ऊपर, सपोज CRR, SLR वगैरह, तो RBI को पूछ के वो वाली चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे सीधे या मॉडिफाइड स्वरूप में। इस बॉडी का 3 साल का कार्यकाल, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है मेंबर चेयरमैन का, यस।
फंक्शन क्या है, आईएफएससी सेंटर में जो बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनियां उसको वो रेगुलेट करेगा। और ऐसे जो जो आईएफएससी भारत में बनेंगे, जैसे अभी तो गुजरात में गिफ्ट सिटी है, भविष्य में सपोज मुंबई में बने या तीसरा हैदराबाद या कहीं पर, तो सभी जगह पर नियम कौन बनाएगा, ये वाली आईएफएससी अथॉरिटी। और इसका हेडक्वार्टर किधर, तो तय ये किया गया गुजरात के गांधीनगर में। सो दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका करंट अकाउंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका कैपिटल अकाउंट, बट उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं। हाँ, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई में क्या क्या नई चीज हुई हमने देखा। लोन के अंदर एक डेट कंपोजिशन वो देखना है, और फिर ये सब एफडीआई और लोन के नाम पे पैसा आ रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे में कंसेप्ट दिया है एनआईआईपी। ये क्या चीज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका कैपिटल अकाउंट, उसमें हम लोग बात करें लोन, डेट, बोरोइंग, कर्जा लेना। तो अगर हम विदेशी कर्ज की बात करें, सपोज कुल मिलाकर 100 करोड़ भारत ने बोरो करे हों, तो उसमें से ज्यादातर अमाउंट ऐसी है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने बोरो करी है, जबकि गवर्नमेंट ने तो बहुत कम किया है। तो मतलब ये देखे क्वांटिटी के हिसाब से तो प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादातर विदेशी ऋण, लोन, कर्ज गैर सरकारी या निजी क्षेत्र की कंपनियों ने लिया है। सेकंड, हमने जितना लोन लिया है विदेश से तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा। तो जब उसका भुगतान करेंगे तो कौन सी करेंसी में करना है। कुछ ऐसे लोन हैं जो हमने यूरो, येन, युआन ये करेंसी में वापस करने हैं, लेकिन ज़्यादातर लोन ऐसे हैं जो कि हमने डॉलर करेंसी में वापस करने हैं। यानी अगेन हम करें सबसे ज़्यादा लोन किस टाइप के हैं, तो मेजोरिटी ऑफ आवर लोन्स आर इन द डॉलर करेंसी। इस सबके अंदर से 2019 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। अपना ज्यादातर ऋण सरकारी एकमों ने लिया है, बाह्य ऋण, ज्यादातर बाह्य ऋण सरकारी एकमों ने लिया है। स्टेटमेंट 2, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। भारत की समग्र विदेशी बाह्य ऋण वो डॉलर के अंदर चिन्हित है, या उसको डॉलर में वापस करना है। और फिर आंसर कोड 2 स्टेटमेंट वाले में आपको पता होना चाहिए, ओनली 1, ओनली 2, तो वो तो सब सीधा ही है। आई गिव यू द टाइमर। सरना, अन्नपूर्णा, प्रत्युषा, रोहित, ध्रुव, नरेंद्र, हर्ष, इंद्रराज, अभिषेक, सिद्धम, कुणाल, ब्रिजेश, सुधीर, मयंक, मणिकांत, नेहा, आशुतोष, गरिमा, अंकित, सुप्रिया, दुर्गेश, आशु, प्रतीक, अमित, रोहित, राघव, पीयूषिका, आफरीन, आईजे, शिवम, इमरान, इंद्र, रमन, मनीषा, भाविक, नलिनी, विनीता, नवदीप, अजय, धनराज, राधा, राहुल, रुपेश, अजय, अमित, अश्विनी, सचिन, अभिषेक, नलिनी, ये सब। फिर जो, विदेन, हर्षवर्धन, भार्गव, भरत, हर्षा, मुकुंद, अमित, रवि, अंकित, शिवम, 3 आउट ऑफ 3 करेक्ट। हाँ, तो क्या था सीन, ज्यादातर लोन गवर्नमेंट ने नहीं, ज्यादातर लोन किसने कॉर्नर किए हैं, विदेश से जब लोन रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने सबसे ज्यादा लोन लिए। और जो लोन चुकाने हैं तो ज्यादातर पैसा डॉलर में चुकाना है, बट कुछ पैसा दूसरी करेंसियों में भी चुकाना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कि ज्यादातर विदेशी लोन गवर्नमेंट एकमों ने लिया है, गलत है। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। ऑल नहीं है, मेजोरिटी है। अब कुछ लोग इसका अर्थघटन ऐसा करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे कि
बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो ऐसा लिखा है कि सभी फिगर्स को डॉलर में एक्सप्रेस करना है। और जब हम लोग बोलते हैं कि भारत का एक्सटर्नल डेट, तो वो भी असल में तो हम लिखते तो हैं डॉलर में ही। ऑफकोर्स कुछ यूरो में भी होगा, बट उन सबको कन्वर्ट करके हम लोग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक में तो डॉलर में ही लिखते हैं। तो डिनोमिनेशन शब्द उस अनुसंधान में है। आप जो ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आपको ये लगना वाजिब है, बट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये स्टेटमेंट वर्बेटिम ऐसे दिया है कि मेजोरिटी ऑफ द लोन्स आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर और बाकी वाले येन, यूरो, पाउंड के अंदर इतने इतने हैं। तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे में ये जो वाक्य दिया गया है वो किस अनुसंधान में है कि चुकाने के अनुसंधान में, कि डॉलर में इतना, येन, यूरो, पाउंड में इतना। तो इस हिसाब से आप सोचना शुरू करो कि चुकाना किस करेंसी में है। तो नॉट ऑल, मेजोरिटी ऑफ द दैट इज टू बी रीपेड इन यूएस डॉलर। तो सेकंड स्टेटमेंट इस कारण से गलत है क्योंकि सारा लोन डॉलर में वापस नहीं चुकाना, मेजोरिटी ही चुकाना है। माइनॉरिटी तो येन, यूरो, पाउंड में। तो आंसर इज नाइदर वन नॉट टू। ये जो हमने बात करी कि इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई का पैसा, या फिर ये लोन के नाम पर पैसा आएगा केंद्र सरकार का, और ये सब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में भी लेकर आएंगी प्राइवेट कंपनियां, इन सबको हम लोग प्लस माइनस करना शुरू करें तो कैपिटल अकाउंट में सपोज हाइपोथेटिकली, काल्पनिक रूप से, भारत में एफडीआई, लोन, ये सब के नाम पर 154 बिलियन डॉलर्स पैसा आ रहा हो, और उसके सामने भारत के लोग भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जैसे रतन टाटा ने इंग्लैंड की जैगुआर कंपनी में एफडीआई करी है, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -100। तो फिर नेट जवाब क्या आएगा, +54। ये जो नेट जवाब है वो हमको क्या दिखाता है कि भारत के अंदर +54 बिलियन डॉलर्स की एसेट्स, चाहे शेयर, बॉन्ड, कंपनी की पार्टनरशिप, उन सब का मालिक कौन है, भिखू मात्रे नहीं है, फॉरेनर्स हैं। तो भारत की इतनी परिसंपत्तियां विदेशी लोगों के हाथ में। सो दैट इज वन कंसेप्ट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये हमको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे और क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी में इसको जरा उल्टा बना के वो बोलते हैं, जिसको बोला जाता है नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, यानी NIIP। फॉर्मूला में आंकड़े तो वही जाएंगे, बट उनकी साइन पेज हो जाएगी। NIIP का फॉर्मूला ऐसा है, फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय इंडियन। तो दिमाग में विजुलाइज करो कि रतन टाटा ने इंग्लैंड में जैगुआर कंपनी में एफडीआई किया, तो वो पैसा बाहर गया, बट यहाँ पर फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय इंडियन, तो प्लस साइन में लिखना है, तो +100 बिलियन डॉलर्स, मतलब इंडियन बॉट दोज थिंग्स अब्रॉड, माइनस इंडियन एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर्स, विदेशी लोगों ने जो भारत सरकार को लोन दिया या एफडीआई, एफपीआई किया, तो कितना, 154, बट साइन क्या, माइनस, माइनस है क्योंकि फॉर्मूला में, तो फॉरेनर्स बॉट दिस मच इन इंडिया। तो फिर जवाब क्या आएगा, +100 -154, तो जवाब आएगा -54। तो ये नेगेटिव आया, उसका जवाब क्या है असल में कि भारत की ये सब परिसंपत्तियां 54 बिलियन वर्थ, दे आर ओन्ड बाय फॉरेनर्स। तो भारत एक प्रकार से कर्जदार देश है। NIIP का हिंदी क्या होगा, कुछ काम का नहीं। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, और प्रीलिम के लिए फॉर्मूला और कंसेप्ट सिर्फ तैयार करना है। मेंस में कुछ पूछे आपको व्हाट इज NIIP एंड व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस इट, इतनी बारीकी में वो लोग जाते हैं। तो मतलब ये नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन वो चीज़ क्या है, जैसे सपोज कि यूएसए से भारत में एफडीआई, एफपीआई लोन का पैसा आ रहा है, तो हम लोग माइनस में लिखेंगे, और भारत के लोगों ने अफ्रीका में पैसा इन्वेस्ट किया तो प्लस में लिखेंगे, और फिर नेट जवाब लिखो, तो जवाब तो -54 आया, तो नेगेटिव जवाब, मतलब भारत एक कर्जदार देश है, कर्जे में डूबा देश है। और हम लोग अकेले नहीं है, अमेरिका खुद भी नंबर 1 है नेगेटिव NIIP वैल्यू में, यूएसए इज द हाईएस्ट, इंडिया तो 8वें नंबर पर है। अगर ये जवाब हमको पॉजिटिव मिलता प्लस, तो वो क्या दिखाता कि इंडिया इज अ क्रेडिटर नेशन, लेनदार है, जिसने सब लोगों को बहुत एफडीआई में पैसा दिया, बट खुद से एफडीआई में कम पैसा लिया। बट ऐसा तो भारत नहीं है, भारत तो नेगेटिव यानी डेब्टर, कर्जदार देश है। तो प्रश्न ये होता है, तो फिर पॉजिटिव NIIP कौन से देश की है, चीन की है कि नहीं, ताइवान की है कि नहीं? वो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत बड़ा चढ़ाकर उन्होंने लिख के दिया नहीं, खुद से गूगल सर्च करके ढूंढने जाओ तो वो ऐसी बात है कि राइस में भारत का हाईएस्ट नंबर 1 है। मित्रों, ऐसे तो 500 टर्म और 500 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं, पर वो कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं, तो उसको छोड़ो। जितना बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ हो इकोनॉमिक सर्वे में, जिसके चलते बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ हो न्यूज़पेपर में, तो तैयार करना चाहिए। हर छोटी चीज इकोनॉमी की तैयार करो तो वो फिर आपको उतना ही मजा देगी जितना मिडाइवल इंडिया की आप तैयारी करने बैठो, पुअर कॉस्ट बेनिफिट।
उसके बाद तो ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने देखा। उसके बाद आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, फिर करेंसी एक्सचेंज रेट रिजीम, तो उसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में वो फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोट, वो सब देखा था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वो गोल्ड स्टैंडर्ड, बाय मेटालिज्म, IMF SDR सिस्टम, फिर वो ट्रिफिन डायलेमा, वो सब देखा था। इंडियन एक्सपीरियंस, पहले क्या था आज़ादी के पहले, बाद क्या हुआ देखा था। करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी में वो तारापुर कमिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, फॉल ऑफ इंडियन रूपी, RBI करेंसी स्वैप करता है, वगैरह वगैरह सब पढ़ा था। एंड देन सम मिसलेनियस कंसेप्ट, वो क्वांटिटेटिव एजिंग, फेड टेपरिंग, नीर रीर परचेजिंग पावर पैरिटी। इन सब में क्या नए अपडेट्स हैं? अपडेट यहाँ पर एक दो ही जानने लायक है। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो वो 1991 से पहले का ज़माना याद करो, जब हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम थे क्योंकि लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर आता, और सामने FDI वगैरह में पैसा कम आता था क्योंकि सरकार को लगता था वो CIA और वो सब लोग भारत को सरकार गिराने के लिए कंपनियों को पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा FDI पर रिस्ट्रिक्शन थे। एज अ रिजल्ट उस जमाने में बैलेंस ऑफ पेमेंट की फिगर नेगेटिव में इतनी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन RBI के पास फॉरेक्स रिजर्व में इतना पैसा नहीं होता था कि वो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो कर सके। उसी के अनुसंधान में एक छोटे से कुछ कंसेप्ट देखने हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब नेगेटिव जवाब आए, या जिसको हम बोले डिसइक्विलिब्रियम हो जाए, उसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे कारण समझ के आपको लिख ही सकते हैं, बट फॉर थियरी पर्पज MCQ में कुछ पूछा जाए तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। एक तो हो सकता है डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम। अगर आपका देश विकास ही उसमें कम है तो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन ही होगा। खास करके गरीब देश, तो क्योंकि उन्होंने बाहर से अनाज, मेडिसिन ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो जवाब उनका नेगेटिव में ही चलेगा, BOP का। देन कंज्यूमरिज्म एंड डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, उपभोक्तावाद और दिखावा करने की चाह। करण जौहर की मूवी देख के हर एक आदमी स्विट्जरलैंड की मैं वॉच और इटाली की फरारी कार लेकर घूमना शुरू कर दूँ, तो जितना हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे स्विट्जरलैंड की रिस्ट वॉच और इटाली की स्पोर्ट्स कार, तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नेगेटिव में चला जाएगा। देन देयर कुड बी स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, संरचना की असंतुलन। अगर भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेकार हो तो प्रोडक्शन अच्छा हो नहीं पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट अच्छा नहीं हो पाएगा, तो जवाब नेगेटिव में चला जाएगा। सिमिलर लॉजिक पर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस में भी यही होगा। देन साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, चक्रीय असंतुलन। हम लोग पिलर 4 में पढ़ चुके थे कि कैसे इकोनॉमी के अंदर कभी कभी बूम होता है, बस्ट बूम बस्ट बूम बस्ट, तो मंदी तेजी चलती रहती है। तो जब जब भी मंदी का माहौल है तो ऑब्वियसली उस जमाने में हमारे एक्सपोर्ट कम ही हो जाएंगे, तो उस वक्त भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जवाब नेगेटिव में चल सकता है। फिर हमने पढ़ा था RBI का फॉरेक्स रिजर्व, उसके कंपोनेंट। तो सबसे ज्यादा RBI के पास क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट, जिसमें एक तो आएगी करेंसी खुद और दूसरी की करेंसी के नाम पर उसने फॉरेन कंट्रीज की जो भी GSEC या ट्रेजरी बॉन्ड खरीद के रखे हो, अमेरिका के, जापान के वगैरह। दूसरे नंबर पर वैल्यू के हिसाब से आएगा गोल्ड। तीसरे नंबर पर आएगा IMF के SDR का रिवर्स ट्रांसपोजिशन। वो क्या है समझने की जरूरत नहीं, बस वर्ड याद रखना है, SDR का रिवर्स ट्रांसपोजिशन। और चौथा है SDR खुद। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये उसकी साइज हो गई। सो व्हाट इज द फॉरेक्स रिजर्व अमाउंट इन इंडिया? इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पता चलता है कि अराउंड $480 बिलियन है। ऑफकोर्स उसके बाद 2020 में फरवरी मार्च आगे बढ़ो तो करीब 520 बिलियन तक पहुंच जाता है। उसके सामने चीन की फॉरेक्स रिजर्व कितनी है? 1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन, तो 3 ट्रिलियन में कितने होंगे? 3000 बिलियन। तो अपने पास अगर 500 बिलियन के आसपास है, उनके पास 3000 बिलियन के आसपास है। खैर हमारा भी धीरे धीरे बढ़ के 510 बिलियन तक तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ? कोरोना में क्या अप डाउन क्राइसिस हुए? तो अगेन मेरा वही जवाब कि मंथली कमेंट्री हमने तैयार करने की जरूरत नहीं, उसका जो भी ओवरऑल पूरे साल का ट्रेंड होगा वो तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 में आ ही जाएगा, तो वो तब हम लोग देखेंगे। UPSC भी दोस्तों होशियार है, वो लोग भी खुद से बहुत वो भी मजदूरी नहीं करते, इकोनॉमिक सर्वे से डेटा निकाल के क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आंसर की गलत हो नहीं। और अगर ट्रेंड के हिसाब से कुछ आपको पूछे तो कभी भी स्टेडीली इंक्रीज तो होने वाला है नहीं। कुछ अगर आपको पूछे इंडिया फॉरेक्स रिजर्व है स्टेडीली इंक्रीज, तो रियल लाइफ में वो संभव नहीं, अप डाउन होते रहते। जवाब क्या है? गलत स्टेटमेंट। तो अप्लाई सम लॉजिकल स्किल 50-50 और खत्म करो उसको। हर चीज की
हर महीने की कमेंट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो ये सब ओके, बीओपी क्राइसिस और करेंसी एक्सचेंज रेट, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये मिसेलेनियस सब अपडेट अप टू पेज 76 हम लोग पहुंचे हैं। वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी हमने, परचेजिंग पावर पैरिटी, और वहाँ से एक प्रश्न पूछा था, तो वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीद शक्ति की समता। सपोज एक कप कॉफ़ी, जिसमें सपोज 100 ml मिल्क चाहिए, 2 चम्मच चीनी चाहिए, ये वाली टाइप की कॉफ़ी चाहिए, वो सब बनाकर उसका प्राइस हो सपोज $2 इन यूएसए, और वही वाली कॉफ़ी, वही इंग्रेडिएंट, वही सब चीज़ें भारत में 20 रुपये में वो कॉफ़ी का कप बिकता हो। तो ये क्या दिखाता है, एक कॉफ़ी कप वहाँ पर $2 का, भारत में 20 रुपये का। तो अगर दो के सामने 20 है तो एक के सामने क्या होना चाहिए, 10। तो करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, $1 इक्वल 10 रुपीज़। तो ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट। एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जहां पर हम लोग दो देश की करेंसी के एक्सचेंज रेट को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग देयर परचेजिंग पावर फॉर अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज। आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने सिर्फ एक ही उदाहरण दिया कि कॉफी कप। रियल लाइफ में क्या होगा, बास्केट ऑफ कमोडिटीज में कॉफी, टी, मिल्क, दूसरी और चीज़ है कि कपड़े, शूज़, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन वगैरह वगैरह करके आप पूरी बनाओ बास्केट, और कितना खर्च यूएसए में, कितना खर्च इंडिया में, कंपेयर करके रेशियो निकालो। सो दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट। एक और भी तरीके से उसको निकाल सकते हैं यूजिंग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज रीर। लेकिन वो कैसे काम करेगा तो वो उतनी डिटेल में जाने का मतलब नहीं। इसके अलावा पिलर 4 में हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। वो तो आपको पता है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। तो अगर हम लोग अमेरिका से पूछे आपका जीडीपी क्या, वो बताएंगे 19 लाख करोड़ US डॉलर। भारत से पूछो आपका जीडीपी क्या, तो वो बताएंगे 211 लाख करोड़ रुपये। तो अब कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है, एक डॉलर में है, दूसरा रुपीज में है। कंपेयर करने के लिए एक तो हम कर सकते हैं कि भारत की ये जीडीपी को डॉलर में आप कन्वर्ट करके बोलो। तो अगर हम लोग जो बाजार में डॉलर का भाव चलता है, सपोज $1 इक्वल 70 रुपीज, जिसे हम बोल सकते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, उस हिसाब से अगर बनाए तो 212 डिवाइडेड बाय ये इतने रुपीज हैं, और $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ते हैं, तो कुल मिलाकर जीडीपी कितना मिलेगा, अराउंड 7 टाइम 3 इज 21 बराबर। तो वो करीब करीब 3 लाख करोड़ US डॉलर हमारा जीडीपी हो सकता है यूजिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन दूसरा हम लोग तरीका अपनाएं कि ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट, तो वहां पर ओईसीडी ने नंबर निकाला है कि $1 शुड बी 17 रुपीज। तो वापस निकालो, भारत का जीडीपी 211 लाख करोड़ और $1 की वैल्यू कितना, 17 रुपीज। तो फिर आप जवाब निकालो, करीब आएगा 12 लाख करोड़ US डॉलर। तो ये क्या हुआ, परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड जीडीपी, या जिसको हम बोले साइज ऑफ द इकोनॉमी इन जीडीपी। तो ऐसा अगर हम लोग चेक करना शुरू करें, ओके यूएसए 19, फिर दूसरे नंबर पर आएगा चाइना, और तीसरे नंबर पर आएगा इंडिया, क्योंकि उसका कितना हो गया 12 लाख करोड़ US डॉलर जीडीपी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के जीडीपी के हिसाब से भारत का नंबर तीसरा है। ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा हमने कॉलर खड़े करके किए बोला था कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। और फिर प्रीलिम 2019 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया इधर से, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ द सेम गुड्स ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। कोई एक बास्केट में वस्तु और सेवाओं को भरा जाए और उसका प्राइस क्या है उसकी तुलना, खरीद शक्ति की तुलना करके ये विनिमय दर निकाला जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। विश्व का छठा सबसे बड़ा अर्थतंत्र है। और फिर तो दो स्टेटमेंट में आप जानते हैं, ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ करेक्ट, नाइदर करेक्ट। और फिर आपका टाइमर शुरू होता है।
हाँ, तो शैलेश, मनीष, गौरव, भावेश, किरण, प्रतीक, विनोद, रणवीर, हर्षिता, योयो, आकाश, रश्मिका, नेहा, अंकित, नीलेश, सहदेव, अरुण, हेमा, रुमानी, गिरीश, शिवम, निष्कर्ष, रोहित, रिंकी, मानस, अभिषेक, शाहजेब, सुमित, नीलेश, आईजे, संदीप, प्रगति, सोनू, यतेंद्र, धर्मेंद्र, इंद्रम, मयूरेश, रवि, आयुष, सुनीत, सोमवीर, दीपक, निर्मल, अमन, सुमित, अंकित, बालाजी, मयंक, राघव, दीपिका, ये सब लोग। फिर हर्ष रत्नाकर, हर्षवर्धन भारद्वाज, जो बिदेन, भारत राजा, मुकुंद, रविशंकर, भार्गव, अंकित सिंह, प्रशांत, अमित एंड अदर्स 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट। खैर ये तो अभी हमने पढ़ा, तो ज़्यादा लोगों ने इसको टिक किया सही तरीके से। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम लोग 6th नहीं 3rd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। सो द आंसर इज ओनली 1 करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज हमको ये थियरी की पूछी गई है कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो ये तो हम लोग टिक कर सकते हैं। दूसरी वाली जो चीज है वो क्या है कि वो बजट इकोनॉमिक सर्वे में कहीं पर ऐसा लिख के बोला था कि प्रेजेंटली दिस इज द सीन, तो ये इसको हम बोल सकते हैं करंट या कंटेम्पोररी। एज अ रिजल्ट इस प्रश्न को मैं कहूँगा ये मीडियम डिफिकल्टी का है। अभी तो हमने अभी अभी पढ़ा, तो हाँ सब लोग टिक कर सकते हैं कि वो तो 6th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट, और मतलब 6th लार्जेस्ट पूछा वो गलत है, क्योंकि हम लोग 3rd लार्जेस्ट है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब पूछा जाए तो अपनी मेमोरी में सब कुछ याद हो जरूरी नहीं है, और इसको देखकर सभी जगह पर हम लोग 1st नंबर 2nd नंबर करने गए, वो भी प्रैक्टिकेबल नहीं है। सो अगेन वही चीज, अप टू सर्टेन लेवल हमने तैयार करना चाहिए, बियॉन्ड दैट 50-50 करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या स्पीकिंग ऑफ इकोनॉमी, ये नया 2021 का यूपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर लॉन्च किया है। प्रीलिम और मेंस की भी तारीख आ गई है, और उसको पूरी इकोनॉमी को कवर करने के लिए मेरा कोर्स वो अनअकैडमी के ऊपर, अब जाइए unacademy.com/munal.org, और वहाँ पर ये सब, जैसे ये अभी पावर पॉइंट देखे उसी प्रकार के सारे पावर पॉइंट, रैपिड रिवीजन के हैंडआउट, वीकली डाउट रेजोल्यूशन जो मुझे प्रश्न पूछे जाते हैं, वीकली क्विज भी होती है रैंकिंग के साथ, और रात को 9 बजे से क्लास होती है, तो वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स एंड एवरीवन कैन अटेंड। और आपकी ज्वाइन करने की इच्छा हो तो कूपन कोड mrunal.org यूज करो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो हमने ये पढ़ लिया हमारा विन 20 CSP सीरीज इकोनॉमी पिलर 3। पिलर 3 में आपको मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया था। पार्ट 3A जहाँ पर ये FDI, करेंसी एक्सचेंज, वो सब, वो हमने अप टू पेज 76 हैंडआउट के अंदर खत्म किया। उसके बाद बाकी जो चीजें आती है जिसको मैं कहता हूँ पिलर 3B, जहाँ पर हम लोग ये वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड अग्रीमेंट, RCEP, वो सब चीजें पढ़ते हैं। वो चीज़ अपनी अभी बाकी है, हैंडआउट आपके पास है, ये वाली चीज़ पढ़नी बाकी है। तो नेक्स्ट इसका जब लेक्चर होगा, मे बी नेक्स्ट वीक या उसके अगले वाले वीक, तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यूएशन में रखेंगे, और उसके बाद और बाकी के पिलर खत्म करेंगे। बहुत तो चिंता में आने की जरूरत नहीं, अभी तो ये भी बाकी है, कब खत्म होगा। असल में इकोनॉमी में एग्जाम वर्दी अपडेट्स आप निकालने को बैठो तो उतने ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। ये जो लोग मंथली और वीकली बेसिस पर सब अप डाउन ऐसा वो सब करते हैं, इतना डेप्थ में यूपीएससी इकोनॉमी के प्रश्न निकालते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बनाना बैठना शुरू करो। तो सपोज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और ये हमारा मान लीजिए ये 76 पेज है, और पूरी एंड आउट यहाँ तक आई थिंक अराउंड 89 पेज है, और बाकी के जगह पर भी इतना ही हो, तो कुल मिला के कितना 180 पेजेस, तो वो तो खत्म हो जाएगा। उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट आपके क्लियर है, 2-4 नए जनरल नॉलेज की चीज़ें याद करनी है। सो इट इज़ मैनेजेबल एंड वी विल फिनिश दैट बिफोर द प्रीलिम्स। तो मैं यहाँ पर ये क्लास खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम वापस मिलते हैं।